ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। भाई अन्य राम राम। और ये पीटी 365 पॉलिटी जो है उसका पार्ट थर्ड है। अगर आपने पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस। और इस पार्ट में हम लोग जुडिशियरी और इसके आगे के कंटेंट को कवर करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता दें कि बीपीएससी 78 के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो हम लोग विजन आईएएस के पीटी 365 से कवर कर रहे हैं। पहले शुरू किया गया था मंथली करंट अफेयर्स, बट दैट वाज गेटिंग बिट हेक्टिक। और फिर उसको मतलब एज एन एस्पिरेंट आपको सेग्रीगेट करना और उससे चीज़ों को अलग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज़ in which we will discuss PT 365। और PT 365 को कैसे डिस्कस करेंगे, somebody have asked in the comment section कि क्या क्या आप डिस्कस करेंगे वो बता दीजिए। तो देखिए, पहले पॉलिटी डिस्कस हो रहा है अभी। तो पॉलिटी ख़त्म होने के बाद पॉलिटी ख़त्म होगा, इसके बाद हम लोग PT 365 साइंस एंड टेक डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, और इंटरनेशनल रिलेशन के बाद हम लोग करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद करेंगे इकोनॉमी, ठीक। PT 365 डिस्कस करने का हमारा तरीका क्या है, या कोई भी चीज़ डिस्कस कैसे करते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि डिस्कशन का तरीका हमारा क्या होता है। वी आर नॉट रीडिंग लाइन बाई लाइन की ये चीज़ें बस पढ़ देना है, स्पेल कर देना है और बोल देना है कि आपको तो समझ में आ ही क्या होगा। उसके आगे पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़रूर समझाते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो फिर आपको बताया जाता है। और अगर इन चीज़ों से आप अवगत नहीं हैं तो पीछे के वीडियोस जाके आप देखें। साइंस का प्लेलिस्ट देखिए, बिहार स्पेशल का जो वीडियोस बनाया है उसको देखिए, मैप का वीडियो है, बिहार के रिवर पे वीडियो है, बिहार सेंसस पे वीडियो है। तो इन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे सितंबर में आप सब कुछ कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो दोज कैंडिडेट्स हु आर सीरियस और जिनको प्रीलिम्स में सेलेक्ट होना है तो प्लीज़ अभी से सीरियस हो जाइए प्रीलिम्स को लेके। और साथ ही साथ मेंस का कोई एक पेपर आप ज़रूर करें। ऑप्शनल तो अब ऑप्शनल हो गया है, तो आपको GS1 GS2 और ऐसे में ही सारा काम करना है। तो ऐसे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीखेंगे, जो नया एस्पिरेंट होगा, और जो पुराने होंगे वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। बट जो नया कैंडिडेट है वो कम से कम GS का 1 या 1.5 पेपर ज़रूर कंप्लीट करें। कोशिश करें कि 1.5 पेपर हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो 1 पेपर मिनिमम कंप्लीट करें, या पेपर 1 करें या पेपर 2 करें। अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिक्स करके करना है तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पेपर 1 से कर लीजिए और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पेपर 2 यानी GS पेपर 2 से कर लीजिए, ठीक है। और आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इस पे आंसर राइटिंग का बहुत सारा टॉपर्स का आंसर शीट हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बोल बच्चन तो हो गया, हम अपना कंटेंट शुरू करते हैं। PYQ जरूर एनालाइज कीजिए। आप UPSC का भी देखिए, BPSC का भी देखिए और बाकी स्टेट पीसीएस का भी देखिए, क्योंकि PYQ देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे यहाँ पे हम आपको बोल देंगे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस। तो आपको बस मेरे बात को सुनकर उस पर विश्वास करना होगा और शायद आप उतना सीरियसली न लें। बट व्हेन यू विल सी PYQ, BPSC 69 का ही PYQ जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। फिर जब आप स्टैटिक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों पढ़ते हैं, ये कैसे मेंटेन किया जाता है, और कैसे सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है लिंक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टैटिक पढ़ के आपको समझ में आएगा और यहाँ के डिस्कशंस को देख के समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं तो आई थिंक कि मुझे बोलना नहीं पड़े कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही जल्दी हम अपना एक दूसरा टेलीग्राम चैनल शुरू करेंगे जिसपे कि कॉमन डिस्कशन होगा। आप अपने ओपिनियन, अपने फीडबैक वहाँ पे दे पाएंगे, ठीक है। तो BPSC बेसिक्स टेलीग्राम चैनल, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो एंड चेक दैट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, न्यूज़ में क्यों है, वाई इन द न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग अ कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट इनऑर्डिनेट डिले बाय द सेंटर क्या है, डिले कर रहा है अपॉइंटमेंट में, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रपोजल कांट रिमेन इन लिम्बो। चीफ जस्टिस का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है
कि आप अपॉइंटमेंट प्रपोजल को एकदम लिम्बो में डाल के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट ईदर नोटिफाई दोज अपॉइंटमेंट और सेंड देम बैक साइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस। या तो आप अपॉइंटमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए, और नहीं तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन आप लिख के भेज सकते हैं। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता कैसे है। तो देखिए बेसिकली आपको पहले कहानी बता देते हैं, उसके बाद फिर नीचे जो है ना ये आप पूरा टेक्निकलिटीज़ का डिस्कस करेंगे। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट से जो है ना कुछ जजेस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है, ये सवाल में भी पेज 69 में आया हुआ है कॉलेजियम सिस्टम से, तो ये लोग मिलके अपॉइंटमेंट करने के लिए लिस्ट ऑफ नेम जो है तैयार करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, और ये लिस्ट जो है ये फिर भेजते हैं किसको, गवर्नमेंट को, यानी कि प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट है ना, स्टाम्प उन्हीं का लगेगा। अब प्रेसिडेंट क्या है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है। तो अब सरकार क्या करती है ना कि अगर जुडिशरी जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा है पसंद आ रहा है तो ठीक बात है, जुडिशरी से टसल चल रहा है तो भाई एक काम करो, ये जो लिस्ट आया है इसको बस इसको दबा के बैठ जाओ, इस पर लेट करो, डिले करो। ठीक है, अब डिले करने से होगा क्या, जुडिशरी में नंबर ऑफ जजेस कम रहेंगे। अब जजेस कम होंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि काम ज़्यादा और आदमी कम, तो पेंडेंसी बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि भाई यू कैन नॉट रिमेन इन लिम्बो, आप इसको लटका के नहीं रख सकते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट इधर नोटिफाई दोज अपॉइंटमेंट्स और सेंड देम बैक साइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस। आप अपने ऑब्जेक्शंस को भी लिख के बताइए कि भाई क्या ऑब्जेक्शन है आपको, इन पर्टिकुलर महाशय को अगर सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाता है जो कि सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं हमारे हिसाब से, लेकिन आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए बताइए, और विद इन सम टाइम फ्रेम आप बताइए, जल्दी से बताइए, लेट मत कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, कि हायर जुडिशरी में कैसे होता है। अब स्पेसिफिक यहाँ पे हायर जुडिशरी का बात हो रहा है, और हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट और उसके ऊपर का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और लोअर जुडिशरी यहाँ पे नहीं लिखा है, यानी लोअर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का तरीका अलग होता होगा। और लोअर जुडिशरी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ताल्लुक कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया। ठीक है, ये सब लोअर जुडिशरी में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होता है, यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेती है जुडिशल सर्विसेज का, प्लस हाई कोर्ट का उसमें इंटरवेंशन होता है। ये दोनों मिलके जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं, और गवर्नर का फिर रोल आता है यहाँ पे। तो ये भी हम लोग बाद में आगे डिस्कस करेंगे। हायर जुडिशरी में कैसे होता है अपॉइंटमेंट, कलेजियम वर्ड को याद कर लीजिए, इसके थ्रू होता है। जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू अ कलेजियम। आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 जो है वो हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, अब आता है सवाल कि कलेजियम का मतलब क्या हुआ, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये आपसे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि कलेजियम सिस्टम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। कलेजियम जो है वो सिस्टम इवॉल्व हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है ये। अब देखिए जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है तो उस चीज़ को लेकर डिबेट होगा, और जब उस चीज़ को लेकर डिबेट होता है या टसल होता है किसके बीच में, जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में। तो लेजिस्लेचर को तो हटा ही दीजिए, टसल बेसिकली होता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। जब जब स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होती है तब तब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में टसल होता है। ठीक है, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट को लेके, केसेस को लेके, और भी जो अंदर की बातें होते हैं उसको लेके टसल चलता रहता है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है कि जब टसल हो रहा है तो भाई पंचायती कौन करेगा, तो पंचायती के लिए हम लोग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पास। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है कि इस लिखा हुआ का क्या मतलब है। ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशन तो अगेन फिर जुडिशरी ही करेगी, तो जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है। तो मान लीजिए जब टसल नहीं चल रहा था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट किसी जजमेंट में कुछ इंटरप्रिटेशन दे के बोला कि भाई इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन जब टसल चल रहा है अब उस समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फिर से जजमेंट देती है और बोलती है कि नहीं पिछली बार गलती दिए थे, इस बार ये डिसीजन हम लोग दे रहे हैं, पिछले बार गलत मीनिंग निकाल लिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज होती है, और इस तरह से डिसीजन दर डिसीजन, जजमेंट दर जजमेंट जो है चीज़ें चेंज होते होते वो इवॉल्व होती है और एक कंक्रीट शेप लेती है। तो कलेजियम के साथ भी वही हुआ। कैसे हुआ देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पहले देखिए 124 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ऑप्शन में प्रेसिडेंट हो तो प्रेसिडेंट ही आपको टिक करना है, ठीक है। लेकिन वर्ड यहां पे देखिए, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बस बोल रहा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और कंसल्ट करेंगे किससे, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कितने नंबर ऑफ जजेस से, किस जज से, सुप्रीम कोर्ट के कि हाई कोर्ट के, जो भी प्रेसिडेंट को सही लगे, ठीक है, कंसल्ट करना है उनको। अब देखिए कंसल्टेशन जो वर्ड है इसी पे डिबेट हुआ कि कंसल्टेशन का मतलब क्या। ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं इनसे कंसल्ट किया जाएगा, तो मान लीजिए कुछ एडवाइस दिए, तो क्या ये एडवाइस प्रेसिडेंट को मानना ही है या प्रेसिडेंट इस एडवाइस को नकार सकते हैं, है ना। तो ये डिस्कशन होना शुरू हुआ। ये जो कंसल्टेशन किया जाएगा क्या सिर्फ एक जज से किया जाएगा, चीफ जस्टिस से किया जाएगा, या फिर चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस से भी किया जाएगा। हाई कोर्ट के मैटर में किससे किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मैटर में किससे किया जाएगा। तो ये जो कंसल्टेशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, इसका इंटरप्रिटेशन किया जाने लगा। अब देखिए ये चीज़ इतना डिटेल में आपको अच्छे से समझा के इसलिए बताया जा रहा है कि एक तो कि प्रीलिम्स में से सवाल आएगा, दूसरा कि मेंस में भी सवाल आता है। और बार बार जब आप पढ़ेंगे ना 3 जजेस केस, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब वो एक्चुअली चल क्या रहा है। जैसे हम जब पढ़ रहे थे तो हमको तो शुरुआत के 2-3 साल तो पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें हैं क्या, क्योंकि इसको उस तरह से घुस कर नहीं बताया गया। और ये मैगजीन में अगर ये अंडरलाइन नहीं किया जाता, इसको घेरा नहीं जाता, तो क्या आप इन वर्ड्स पे इतना गौर कर पाते कि हाँ ये वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड पे गौर करना है ना। हम तो बस रटने और याद रखने और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चक्कर में रह जाते हैं, और ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस और ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर किस तरह से पढ़ा जाए, अगर वो कोई नहीं बताता है तो फिर मेहनत करते हैं लेकिन वो गधा मजूरी हो जाता है ना। मेहनत तो जो ट्रैक्टर से, ट्रक से जो लोग बोरा उठाते हैं या ढोते हैं, कितना मेहनत करते हैं, 50-50 किलो का बोरा अपने सर पे, कमर पे, कंधे पे उठा के ट्रक में डालते हैं। बट मतलब कहीं आपको लगता है कि फिजिकल लेबर जो है वो मुकेश अंबानी से, अनिल अंबानी से कम कर रहे होंगे, है ना। बट द अमाउंट ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मनी तो वो किसके पास ज़्यादा है। तो इसीलिए गधा मजूरी नहीं करना है। बी मुकेश अंबानी, डोंट बिकम कर्ण, डोंट बिकम एकलव्य, बिकम अर्जुन, है ना। क्वालिटी कर्ण का लेना है, क्वालिटी एकलव्य का लेना है, बट बिकम अर्जुन। बी फोकस्ड, बी गाइडेड मिसाइल, और अपना जो टाइम है, एनर्जी है, प्रॉपर डायरेक्शन में लगाइए और एक बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ये एग्ज़ाम बहुत सिंपल है अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं, और सही तरीके से नहीं करते हैं तो इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, अगले 80 लाख योनि में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला अगर डायरेक्शन गलत है तो, है ना। चलिए, डरा नहीं रहे हैं, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। कंसल्टेशन अब फर्स्ट जजेस केस 1981 में हुआ। देखिए 80s का दौर है ना, इंदिरा गांधी का दौर है ये, ठीक है। इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आती हैं, पावरफुल होती हैं। फर्स्ट जजेस केस होता है, क्या बोलता है, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट रिकमेंडेशंस मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजंस, देयरबाय गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ जो ये कंसल्टेशन वाला बात चल रहा था, एक तो बोले कि सिर्फ चीफ जस्टिस से डिस्कस करना है, कंसल्ट करना है प्रेसिडेंट को, और चीफ जस्टिस जो एडवाइस देंगे उस एडवाइस को प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि तुम फालतू का एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, और नहीं मान सकते हैं, और जिसको अपॉइंट करना है उसको कर सकते हैं। अगर आप जानते हो तो सिद्धार्थ शंकर रे, उनका अपॉइंटमेंट हुआ था बहुत सीनियर जजेस को सरपास करके, और फिर HR खन्ना साहब जो जिनको जुडिशरी का मतलब आप कह सकते हैं कि गाइडिंग लाइट उनको बोला जाता है, तो वो चीफ जस्टिस नहीं बने, उसके बाद वो रिज़ाइन करते हैं। पूरा एक कहानी है, कभी आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, नहीं तो प्रधानमंत्री सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। ये कमिटेड जुडिशरी जब बोला जाता था उस समय का दौर है कि जुडिशरी को कमिटेड होना चाहिए। दैट वाज अ वेरी, अगर ऐसा होता तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। खैर, तो प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं। आर्टिकल 75 आपने रट ही लिया होगा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर आ गया। इस कंसल्टेशन के टर्म को अगर हम इंटरप्रेट करें जब ये फर्स्ट जजेस केस के हिसाब से, तो एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा अपर हैंड हो गया कि भाई चीफ जस्टिस बोलेंगे लेकिन उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है,
समझ में आ गया। सेकंड जजेस केस 1993 में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसी का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये प्रीलिम्स से आ सकता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे। खैर, तो सेकंड जजेस केस, ठीक है, इसमें क्या होता है, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ कलेजियम सिस्टम। कलेजियम सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल, बस आप मान के चलिए 2 3 4 5 लोग का ग्रुप ऑफ पीपल किसी चीज को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अभी तक क्या था यहाँ पे, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या बोल दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ नहीं रहेंगे, उनका प्राइमल रोल रहेगा, प्राइम रोल रहेगा, बट सिर्फ वो ही नहीं रहेंगे। इसका मतलब इनके अलावा और भी लोग होंगे, और इनके अलावा और भी लोग होने का मतलब कि कलेजियम सिस्टम डेवलप हो गया। तो आपसे अगर प्रीलिम से पूछा जाए कि कलेजियम सिस्टम कौन से जजेस केस में आया था, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, तो फोर्थ जजेस केस तो हुआ ही नहीं, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही चला गया। सेकंड जजेस केस में आपको याद रखना है। कैसे याद रहेगा, कोई भी डिस्कशन शुरू होता है तुरंत थोड़े ना हो जाता है। अब कलेजियम सिस्टम ऐसा थोड़े कि फर्स्ट जजेस केस शुरू हुआ और उसी समय जो है वो एकदम कलेजियम सिस्टम डेवलप हो गया। जुडिशियल इनोवेशन इवोल्यूशन जब आप देखेंगे ना चीज़ों का, तो वो जजमेंट दर जजमेंट, जजमेंट दर जजमेंट चलता रहता है। जैसे हमने देखा पीछे शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, फिर गोलकनाथ केस, तब जाके केशवानंद भारती केस आता है, उसके बाद मिनर्वा मिल केस आता है, ठीक है। तो इस तरह से जुडिशियल जो डिसीजंस हैं उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बहुत सारी चीज़ों का इवॉल्व होता है। तो अगर बोलें कि एकदम पहले ही केस में ऐसा हुआ था, तो एक थंब रूल के लिए आपको बता रहे कि यार यहाँ तो इनिशिएट हुआ और चीज़ें कहाँ पे आके फाइनलाइज हुई, केशवानंद भारती केस में 3 4 5 केस ट्रेवल करना पड़ा इस मैटर को। तो उसी तरह से फर्स्ट जजेस केस में नहीं होगा, याद रखने के लिए बता रहे, फर्स्ट जजेस केस में नहीं, सेकंड जजेस केस में कलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ। अब जब डेवलप हो गया, अब इसको बड़ा करेंगे कब, तो बड़ा करेंगे थर्ड जजेस केस में। इसमें पूरा प्रॉपर गाइडलाइन इशू किया गया कि भाई मीनिंग ऑफ द टर्म कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 124 एंड 217, 124 एंड 217, द क्वेश्चन वाज वेदर द सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुड बाय इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ कंसल्टेशन, ठीक है। तो यहां पे खत्म किया गया, बोला गया कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो प्राइमरी रोल यहीं पे बता दिया था, और प्रॉपर कलेजियम सिस्टम कैसे काम करेगा उसके लिए गाइडलाइन इशू किया गया, ठीक है। और कंसल्टेशन का मतलब हुआ कि कंसल्टेशन टू अ ग्रुप ऑफ जुडिशियल ऑफिशियल्स, जुडिशियल ऑफिशियल करने का मतलब जजेस, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किस लिए, अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि जज अपॉइंट करना है। तो ये 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो बैठेंगे एक कमरे में, यानी टोटल 5 जजेस, ये डिस्कशन करेंगे और एक लिस्ट तैयार करेंगे कि किसको 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 सुप्रीम कोर्ट में जज के पोस्ट पर अपॉइंट करवाया जाए, और इस लिस्ट को फाइनलाइज करके आपस में डिस्कस करके वोटिंग करके ये भेजेंगे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट जो है फाइनली इसको अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट काम करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 75, ठीक है। तो इसलिए फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन आ जाता है, ठीक है। तो जब जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में टसल होगा तो अपॉइंटमेंट में डिले किया जाएगा, इधर से लिस्ट भेजा जाएगा, इधर बोला जाएगा अच्छा अभी रुको रुको रुको, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखें तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJSC बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो जुडिशरी ने बोला कि अरे भाई कोर्ट में आप अपॉइंटमेंट करेंगे और उसके लिए आप एक्ट बना रहे हैं और आप अपने हिसाब से करने लग जाएंगे, ये तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का हनन है। और उसके बाद इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, इस अमेंडमेंट को, इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के खत्म कर दिया गया। तो ये भी प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट NJSC था या क्या था, या NJSC कौन से इसमें था, ठीक है। तो ये है इसका पूरा यहाँ का डिस्कशन। अब देख लीजिए ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा। कलेजियम क्या है, इवॉल्व थ्रू ये अब समझ में आ गया। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट कलेजियम इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। बीपीएससी प्रीलिम्स 69 में आया वो सवाल, ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम, ठीक है, 5 लोग हो गए, नहीं भूलेंगे आप। कलेजियम पंचायती बैठेगा भाई,
ठीक है। और पंचायती में एक तो सीजीआई को प्राइमल रोल है ही, सेकंड जजेस केस में कलेजियम डेवलप हुआ ही। कलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट, यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये है, हाई कोर्ट के लिए क्या है, इट इज लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हाई कोर्ट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पंचायती में 5 लोग बैठे थे, यहाँ पंचायती में 3 ही लोग बैठेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा एक लेवल जूनियर है तो एक लेवल कम कर दिए, तो यहाँ 5, यहाँ पे 3, ठीक है। याद रखिएगा, हाई कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ व्हाट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, तो हाई कोर्ट दे देगा ऑप्शन में, फिर उसको मत मार दीजिएगा, ठीक है। Initiation of a proposal for appointment of judges of the concerned High Court with the High Court Collegium HCC who send the views to the Supreme Court Collegium, ठीक है। तो हाई कोर्ट कलेजियम जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए अपना व्यूज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट का कलेजियम कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। हाई कोर्ट कलेजियम कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 हाई कोर्ट कलेजियम, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के एक लिस्ट तैयार किए, अपना व्यू देके और व्यू भेज दिए किसको, सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम को, ठीक है। किस लिए, ताकि ये लोग डिस्कस करके और इस अपॉइंटमेंट लेटर को फिर भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास कि इसको अपॉइंट किया जाए, और प्रेसिडेंट फिर अपना लगाएंगे ठप्पा और वो लोग अपॉइंट हो जाएंगे हाई कोर्ट में जज के रूप में, ठीक है। और बाकी यहाँ क्या खेला होता है वो तो आपको बता ही दी है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस क्या है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, जो मेमोरेंडम बना हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एकदम से स्पेसिफाई करके लिख के रखा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कंसल्टेशन, और उसके लिए तो 3 जजेस केस हो गया, देख ही रहे हैं आप। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो बना उसके हिसाब से गवर्नमेंट कैन गेट एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर कैंडिडेट्स रिकमेंडेड, जो कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया है जज बनने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो गवर्नमेंट जो है वो आईबी से वो इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है कि भाई इनका कंडक्ट कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, इंटीग्रिटी कैसा है, करप्ट तो नहीं है, किसी लीगल केस में तो नहीं फंसे हैं, इनका अपना कोई पर्सनल प्राइवेट मोटो तो नहीं है, किसी मतलब ये सही है कि नहीं ये व्यक्ति, ये इंसान उस पोजीशन के लिए जिस पोजीशन पे इनको भेजा जा रहा है। हाउएवर इफ द कॉलेजियम रीइटरेट सेम नेम्स गवर्नमेंट इज बाउंड टू अपॉइंट देम एज जजेस, ठीक है। तो कॉलेजियम अगर रीइटरेट करता है, जैसे होता है ना कि अगर लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो प्रेसिडेंट बिल को जो है ना रिजर्व कर लेते हैं और नहीं तो लौटा देते हैं, बोलते हैं कि भाई इतना हेस्ट में इतना जल्दी जल्दी मत पास करो, इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट कर दो, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा जो है ना रीइटरेट कर दे, फिर से वही बिल वापस भेज दे प्रेसिडेंट के पास, तो अब कोई चॉइस नहीं है, इसको आपको ओके करना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से कॉलेजियम अगर रीइटरेट कर देता है कि नहीं नहीं इसी को अपॉइंट करना है, तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू अपॉइंट देम एज जजेस। इसीलिए पहले ही इंस्टांस में जब पहला ही बार लिस्ट भेजा जाता है उसी समय दबा के बैठ जाता है, फाइल के अंदर घुसा दिया गया कि मिल ये नहीं रहा कागजवा हो, कहाँ से करे अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है, याद रहेगा, रीइटरेट अगर कॉलेजियम ने कर दिया देन गवर्नमेंट इज बाउंड टू अपॉइंट देम एज जजेस, ठीक है। तो ये था ये डिस्कशन जुडिशियल अपॉइंटमेंट का यहाँ का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक वाइक भी कर दो यार, 200-300 लोग देखते हैं तो 200-300 लाइक तो कम से कम बनता है, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दो, मतलब क्या ही बोले। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, सबसे पहले यहाँ प्रीलिम्स के लिए क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल के तहत आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज आता है आर्टिकल 312, ठीक है। 123 नहीं, 123 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, 213 गवर्नर ऑर्डिनेंस, पिछले लेक्चर में हमने देखा है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आर्टिकल 312 के तहत आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज में आता है। तो जंगल वाला सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूट किया जाता है, इमीडिएट कंट्रोल सेंटर के पास होता है, और उसके बाद इसको स्टेट में डिप्लॉय किया जाता है। तो करंट जो कंट्रोल होता है वो सेंटर का, स्टेट का होता है, जिसपे स्टेट में होते हैं। जैसे अगर आप IAS IPS बन गए तो रिक्रूटमेंट आपका DOPT की तरफ से हुआ, सेंटर की तरफ से हुआ, ट्रेनिंग भी लवासना में आपको मिल रहा है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैदराबाद में है पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन उसके बाद आपको कैडर एलोकेट किया जाता है कि जाओ बिहार में सर्व करो, जाओ झारखंड में सर्व करो, जाओ तमिलनाडु नागालैंड में सर्व करो, ठीक है। तो इमीडिएट कंट्रोल जो है वो रहता है किसके पास, स्टेट के पास, जिस कैडर में आप सर्व करते हैं, और अल्टीमेट कंट्रोल जो रहता है वो यूनियन के पास होता है। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल भी आपको बता दिया गया।
जुडिशरी में ऐसा नहीं है, दो जुडिशरी हमारा इंटीग्रेटेड है, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, बीच में हाई कोर्ट है और नीचे लोअर जुडिशरी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। लेकिन जो रिक्रूटमेंट होता है, तो अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग सिस्टम है, कलेजियम सिस्टम बना हुआ है, और नीचे का जो कोर्ट है, लोअर जुडिशरी है, उसमें क्या होता है, एग्जाम होता है। सिविल सर्विसेज का जैसे एग्जाम होता है, बीपीएससी का आप दे रहे हैं, उसी तरह से जुडिशियल एग्जाम होता है, और उसमें रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट का, रेस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट का अपना इंटरवेंशन होता है, और उसके बाद इनको अपॉइंट किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि भाई ये अच्छा प्रोसेस नहीं है, जब हमारा जुडिशरी इंटीग्रेटेड है तो क्यों ना इंटीग्रेटेड एग्जाम लिया जाए, है ना, इंटीग्रेटेड एग्जाम लिया जाए ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट के लेवल पे नहीं। और यही जिनका एग्जाम लिया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे, उन्हीं को कैडर बेसिस पे, जैसे आईएएस आईपीएस को भेजा जाता है, इनको भेजा जाएगा, और यही धीरे धीरे प्रमोट होकर ऊपर के पोजिशंस पे पहुंचेंगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को, ठीक है, कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्रिएट करना जरूरी है। और ये जो न्यूज़ है, ये पिछले 10 साल से न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे पीटी 365 क्यों कर रहा है भाई, पीटी 365 तो अप्रैल से चल रहा है, ये तो यूपीएससी के लिए। जितना करार अगर आप उतना कर लिए, और जो सोच रहे हैं अगर उस तरह से बीपीएससी ने इस बार सवाल दे दिया, तो फिर मज़ा आ जाएगा। और बीपीएससी को देना ही चाहिए, अगर बीपीएससी इवॉल्व हो रहा है। अगर बीपीएससी रिग्रेसिव है, पीछे जाना चाहती है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर तो चलिए स्पीडी पढ़ेंगे, चलिए फिर वही सब जो मैगजीन था वन लाइनर, उसी को रटेंगे और अपना जीवन बर्बाद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी फैक्ट याद कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। अब इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाते हैं, और ये आप बताएंगे हमको कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, आपको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। रिफॉर्म दैट सीक्स टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ऑल स्टेट। तो ये सब याद रखने का फैक्ट नहीं है, बस आप इतना जो आपको हम जितना समझाए वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल 312 आ ही गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज वाज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976, बट इट स्टिल रिक्वायर्स अ बिल टू डिसाइड ऑन इट्स ब्रॉड कंट्रोल, ठीक है। तो इसको शामिल कर लिया गया है, लेकिन इस पर कोई लॉ नहीं लाया गया है। अब लॉ नहीं लाया गया है, कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 312 आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर याद रखना है, आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, और कौन कौन सा सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज में, ये आपको याद रखना है। प्रेजेंटली कैसे होता है सिलेक्शन, तो भैया अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज अलॉन्ग विथ लोअर जुडिशरी डोमेन ऑफ द स्टेट, मतलब वही जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टेट अब कैसे होता है। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम यानी स्टेट वाला एग्जाम होता है। द सिलेक्शन प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंसर्न हाई कोर्ट, एज हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुडिक्शन ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन द स्टेट। जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके ऊपर हाई कोर्ट बैठा हुआ है, तो इसलिए इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें कंसर्न हाई कोर्ट का भी वो भी अपना जुडिक्शन जो है एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लीगल एड, लीगल एड का मतलब क्या हुआ, फ्री लीगल सर्विसेज टू द पुअर एंड नीडी पीपल हु कैनॉट अफोर्ड द सर्विस ऑफ ए लॉयर फॉर द कंडक्ट ऑफ द केस इन एनी कोर्ट, ठीक है। हमारा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी सबको देता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दो लोग के बीच में झगड़ा हो गया, आप में और मेरे में झगड़ा हो गया। आप है बहुत पैसे वाले और हम हैं ये मतलब छोटे मोटे यूट्यूबर जिसका कि 200 व्यू भी नहीं आता है, 2000 तो छोड़ दीजिए, बड़ी बात हो गई, है ना। और कोई कमाई नहीं, बेरोजगारी है, और आप में हम में लड़ाई हो गया। आपने बोला कि अरे तुम तो बोले थे पीटी 365 ऐसे पढ़ाओगे वैसे पढ़ाओगे, तुमने तो अच्छे से पढ़ाया नहीं, और आप पहुँचे और हमको धो दिए, है ना। हमको आप धोए तो बदले में हम भी आपको धो दिए। अब लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों जाएंगे केस करने के लिए, कोर्ट में गए, पुलिस आ गया, कोर्ट जा रहे हैं। आप तो भाई ठहरे पैसे वाले, आप तो वहाँ पहुँचे लैंड रोवर से अपना, और लैंड रोवर से पहुँचे और बहुत महंगा सा राम जेठमलानी टाइप वकील कर लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम कैसे मैनेज करेंगे, तो हमको तो दिक्कत है। लेकिन आर्टिकल 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि सबको बराबर जस्टिस मिलेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सबको बराबर जस्टिस मिलेगा, राइट टू जस्टिस है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना। तो ये डिग्निटी कहाँ है, डिग्निटी कैसे है, तो इसीलिए क्योंकि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक सिस्टम बोला कि अच्छा तुम गरीब हो, अभी यूट्यूब से तुमको कमाई नहीं हो रहा है, लोग तुमको पैसे नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सरकार गवर्नमेंट तुमको वकील प्रोवाइड कराएगी,
फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगी। गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कराएगी? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से डायरेक्ट कर रहा है? प्रीएम्बल से डायरेक्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट से डायरेक्ट कर रहा है, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वहाँ से डायरेक्ट कर रहा है। आर्टिकल 39A ये बोलता है कि पुअर पीपल को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, और इसके तहत लीगल एड एक्ट बनाया गया LSA, जिसके तहत नालसा, सालसा और डालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और तालुक लेवल पे भी है। तो ये चीज़ बनाया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो इसीलिए कभी किसी से कोई इशू हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कोर्ट में जाइए और बोलिए कि सरकारी वकील किधर बैठते हैं, और उनको अपने लिए अपॉइंट कीजिए और फ्री लीगल एड का आप लुत्फ़ उठाइए। लुत्फ़ क्या ही उठाइएगा, सबसे पहली बात कैसे पचड़े में हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, और अगर गलती से हो जाए तो फिर लुत्फ़ तो नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाना है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो लीगल एड का मतलब आपको समझ में आ गया। फ्री लीगल सर्विस टू द पुअर एंड नीडी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द सर्विस ऑफ अ लॉयर फॉर द कंडक्ट ऑफ द केस इन एनी कोर्ट। ठीक है, इनिशिएटिव फॉर लीगल एड इन इंडिया कैसे आया? तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 बनाया गया, वही आपको बताया, आर्टिकल 39A जिसमें फ्री लीगल एड लिखा हुआ है, और उसके वजह से जो है ये एक्ट पास होता है, और इस एक्ट के तहत नालसा, सालसा, डालसा बनाया जाता है, लोक अदालत बनाया जाता है। ठीक है, ताकि फ्री लीगल एड, इजी जस्टिस मिल सके, है ना, स्पीडी जस्टिस मिल सके, स्पीडी मैगजीन नहीं है, स्पीडी जस्टिस मिल सके, टाइमली जस्टिस मिल सके, इक्विटेबल और इक्वल जस्टिस मिल सके। ठीक है, और जस्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। जस्टिस के बारे में आपको पढ़ना है तो क्लास 12 का NCERT जो है पॉलिटिकल थ्योरी वाला, उसमें आप जाके पढ़िए। जस्टिस पे एक पूरा चैप्टर है, पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। व्हाट इज जस्टिस। अब यहीं पे बात आता है कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत क्या है? नाम ही देख रहे हैं, लोक मतलब पब्लिक, अदालत मतलब कि कोर्ट। तो हिंदी में नाम क्यों रखे हैं? ऑब्वियस सा बात है भाई, हिंदी में इसलिए रखे हैं कि ज़्यादा मासेस तक इसका रीच हो सके। इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल जो अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करा रहा है, मतलब जो चीज़ आप कोर्ट में जाके करते, ये बोल रहा है कि कोर्ट क्यों जा रहे हो भाई, वहाँ पे ऑलरेडी इतना टाइम लगता है, एक केस में 20-20 साल 10-10 साल लग रहा है, इतना खर्चा होता है। ठीक है, फ्री लीगल एड मिलेगा, लेकिन जेरोक्स तो कराओगे, ऑटो से आओगे जाओगे तो वो खर्चा कहाँ से लाओगे? तो इसका कहना है कि दोनों पार्टी एक काम करो, कोर्ट में जाने के पहले ही कुछ तो अल्टरनेटिव व्यवस्था करते हैं, तो दोनों पार्टी खड़ा हो और दोनों को के बीच में मेडिएशन कराते हैं। ठीक है, ये मेडिएशन कौन कराएगा? ये कराएगा लोक अदालत। बोलेगा कि भाई कोर्ट में मत जाओ, आपसी सहमति से मैटर को सुलझा लो। ठीक है, एकदम सुलझा लो, सुलझ जाएगा, तुम लोग का खर्चा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी बच जाएगा। तो ये काम करती है लोक अदालत। इससे फ़ायदा क्या होता है? और ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिलेगा, और टाइमली मिलेगा, और स्पीडी जस्टिस मिलेगा, है ना, और रीच जो है जस्टिस का, एक्सेसिबिलिटी जो है जस्टिस का आपके लिए, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोक अदालत आपके दरवाजे पे लगाया जाएगा, आपके गांव में लगाया जाएगा। ठीक है, कोर्ट के लिए क्या फ़ायदा है? पेंडेंसी कम हो जाएगा केस का, कोर्ट पे बर्डन कम हो जाएगा, है ना, लिटिगेशन का एटीट्यूड जो है हमारे कंट्री में वो ख़त्म हो जाएगा। इसके वजह से करप्शन भी बहुत कम हो जाएगा, है ना। वकील जो है, मतलब पता है कि इस पार्टी का केस गलत है, फिर भी लेंगे और लड़ेंगे, और अगले पार्टी को मालूम है कि बहुत तुच्छा सा भी केस है कि यार दोनों को मिलवा दो, खत्म हो जाएगा, फिर भी दो अलग अलग वकील जो है एकदम सिरिंज लगा के खून जैसा चूस लेते हैं। और कोई जो लॉ किए होंगे या वकील कम्युनिटी से होंगे तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, मतलब सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बट जो हकीकत है वो हकीकत है। हर जगह करप्ट लोग हैं, हर जगह सिरिंज से खून चूसने वाले लोग हैं। मेरा चुसाया है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और एट अब ये कहाँ, तो जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है वो केस भी, मतलब कोर्ट में जा चुके हो, लेकिन एक काम करो, अब कोर्ट में तो डेट आएगा 2 महीना के बाद, आ जाओ लोक अदालत में इसको निपटा लेते हैं। अगर निपट गया तो काम खत्म, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे देना कि केस खत्म हो चुका है। और नहीं तो प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी कि कोर्ट जाने से पहले ही आ जाओ, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए देखिए यहाँ पे एक और इसका और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी,
स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि एक्ट से बना हुआ है, एक्ट बनाया गया, बता ही दिया आपको कि जब कोई एक्ट पास किया जाता है और उसके तहत कोई बॉडी बनाया जाता है तो इसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो किसी लॉ से बना है, ठीक है, वैधानिक बॉडी है ये। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल लिखा हुआ है और उस आर्टिकल के तहत है, जैसे आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जैसे आज मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, अब उनको कोई बॉडी बनाना है, उनको नीति आयोग बनाना था, तो वो उसके लिए क्या करेंगे? एक कागज निकालेंगे, उस पर लिख देंगे क्या है, फलना 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 ऐसा 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 इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, और वहाँ पे साइन कर दिया जाएगा। तो इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव के साइन से पास हो रहा है, तो ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव ने इसको बनाया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ है। तो ये 3 डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखिए, वहाँ आया हुआ है, बीपीएससी में भी अब आना शुरू होगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है? याद आपको बस यही रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पैटर्न इन चीफ है, किसके? इस अथॉरिटी के, ठीक है। फंक्शन क्या है? फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत। फ्री, याद रखिएगा, एग्जाम में दे देगा 10 रुपया, ये भी सवाल आया हुआ है यूपीएससी में, तो फ्री याद रखिएगा, फ्री लीगल सर्विस। हम बार बार यूपीएससी इसलिए बोल रहे हैं ना कि यूपीएससी में 2 से 3 साल पहले तक का जो सवाल था वो सवाल वैसे थे जो बीपीएससी अब पूछना शुरू करेगा और अगले 2, 3, 4 एग्जाम तक वो सवाल पूछेगा, 5 एग्जाम तक, ठीक है। और रिसेंट का जो यूपीएससी का 2-3 साल का सवाल है वो थोड़ा एक और नेक्स्ट टफर लेवल पे है, तो उस लेवल पे भी नहीं जाएगा, बट 2-3 साल का आप छोड़ दें तो कम से कम 2020-21 तक का जो सवाल है यूपीएससी का, या 20 तक का, अगर आप उसको देखें, उसको सॉल्व करें, तो बीपीएससी क्वालिफाई करने में, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको बहुत आसानी होगी। एंड सेम गोज विद द मेंस एज वेल। जीएस पेपर में जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक का यूपीएससी में जो सवाल आया हुआ है उसको आप करें, उसको पढ़ें, उसका कंटेंट पढ़ें, उसका आप मॉडल आंसर तैयार करें, और ये बाजार में जो रद्दी मटेरियल बेचा जा रहा है, भेजा जा रहा है, उससे थोड़ा बच कर रहें, तभी मेंस क्वालिफाई होगा। एलिजिबल लिटिगेंट्स कौन कौन है? विमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, वर्क्समैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और इन कस्टडी, ये लोग सब हैं, इसका एलिजिबिलिटी इनका है। एनुअल इनकम ऑफ लेस देन अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, फॉर केसेस इन एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड लेस देन ₹5 लाख इफ द केस इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये अगर याद रख सकते हैं तो 5 लाख वाला डेटा याद रखिएगा। बाकी तो अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब करती है, लेकिन इफ द केस इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट तो आपका एनुअल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, तो आपको फ्री लीगल एड जो है वो मिलेगा। 5 लाख का आपका इनकम है या उससे ज़्यादा है तो फ्री लीगल एड मुश्किल है, उसका भी फिर अलग से व्यवस्था है। पैरालीगल, वॉलंटियर्स वगैरह, असिस्ट द एलएसए एंड द लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, ये सब चीज़ें जो है आपको मेंस में इसके तहत जो इनिशिएटिव लिया गया, इनिशिएटिव फॉर लीगल एड इन इंडिया, तो उसके तहत ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। पहला लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला हो गया, दूसरा लोक अदालत हो गया, तीसरा पैरा लीगल जो है वॉलंटियर्स असिस्ट करने के लिए वो हो गया, चौथे में हमारा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एलएसए एक्ट 1987, ठीक है। तो ये इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड मार्जिनलाइज्ड। पैटर्न इन चीफ ऑफ, ये कौन होगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये भी इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पैटर्न इन चीफ है। उसके बाद डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर हॉलिस्टिक, हाँ, दिशा स्कीम, इसको याद रखिएगा कि दिशा स्कीम क्या है? तो दिशा स्कीम डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, 360 डिग्री एक्सेस टू जस्टिस, इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा है कि दिशा स्कीम किसका है? जो जुडिशरी से रिलेटेड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा निकाला गया है, ठीक है। किस लिए है? तो हॉलिस्टिक एक्सेस ऑफ जस्टिस, या और कोई टर्म दे दे और कोई वर्ड दे दे, बेसिकली क्या है कि जस्टिस मिलना चाहिए। इसके अलावा दिशा स्कीम एक और है, अलग है, ठीक है, डिजिटल मिशन वाला, तो वो अलग है। तो सवाल में आपको कुछ ना कुछ ऐसा देगा, मतलब आपको रेफरेंस दे देगा कि आपको पता चल जाए कि जुडिशरी वाला पूछ रहा है या किस वाला पूछ रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये है। न्याय बंधु हो गया, टेली लॉ हो गया, ये सब आपको मेंस में लिखने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब न्याय मित्र स्कीम हो गया, लॉन्च इन 2017 टू फैसिलिटेट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन गेटिंग मोर देन अ 10-year-old पेंडिंग कोर्ट केसेस डिस्पोज्ड ऑफ बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द लिटिगेंट। जो भी 10 साल या उससे पुराना केस है तो उसके लिए न्याय मित्र स्कीम लाया गया कि भाई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसको जल्द से जल्द निपटारा कर दे। सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सिस्टम, जो आपको बताया कि अभी उसका भी अलग से व्यवस्था है, तो इसका अगर आपको सहारा लेना है तो इसके बारे में डिटेल
खोल के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द लीगल एड इन इंडिया, आर्टिकल 39A आपको पीछे बता दिए, जो बताता है डीपीएसपी का पार्ट है, और इसलिए आपको बोलते हैं कि आप याद कीजिए कि फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, डीपीएसपी भी किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है। ये सवाल आपके पास आ जाएगा तब आप परेशान होंगे, उससे बेहतर है कि पहले से आप तैयार रहिए, ठीक है। आर्टिकल 22, डिटेनिंग और इम्प्रिजन, every individual who is detained or imprisoned is guaranteed to the right to legal representation by a lawyer of their choosing. It implicitly recognize the right to legal assistance. तो आर्टिकल 22 जो है अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले में भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, आपको डिटेन कर लिया जाता है, तो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बाय लॉयर है, सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी। पीछे भी हम लोग बात कर लिए हैं। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, इसमें क्या बोला गया, लीगल सर्विस आर एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। हुसैन आरा खातून केस बहुत फेमस केस है, जो आपके दोस्त यूपीएससी का तैयारी करते हैं, मेंस जिन्होंने दिया होगा उनसे पूछिएगा, ये केस वो एग्जाम में बार बार कोट करते होंगे। मेडिएशन एक्ट 2023 पास हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया है। मेडिएशन एक्ट बेसिकली इससे हमें क्या जानना है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है। जैसे हमने पीछे भी देखा कि लोक अदालत बना के अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे थे, तो उसी तरह से कॉर्पोरेट वगैरह का जो है ना बहुत चसल चलते रहता है, मर्जर को लेके, शेयर को लेके, ये वो भी कोर्ट में चले जाते हैं, फिर अगेन वही लिटिगेशन होता है, बहुत दिन तक चलता रहता है। तो इसलिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का व्यवस्था किया गया और उसके लिए प्रॉपर कानून बना लिया गया। तो मेंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मतलब ये आपको पता होना चाहिए, अगर सवाल आपसे पूछ दिया गया तो फिर, और यूपीएससी के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा क्या है कि आपके लिए क्या है कि ये सब टर्म जो है ना, ये टर्म क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये सब आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली, बोला कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंतर्गत नेगोशिएशन का क्या मतलब हुआ। जस्ट तो नेगोशिएशन का मतलब होता है दो पार्टी डायरेक्टली जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। मेडिएशन का मतलब क्या हुआ, मेडिएशन का मतलब हुआ कि दो पार्टी आपस में बात करके नेगोशिएट करके नहीं सक्सेसफुल हुए, अब कोई तीसरा आदमी चाहिए जो बीच में दोनों से बात करे और दोनों को मिलवा दे, ये बोलेंगे मेडिएशन। बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, यानी कि बड़ा अच्छे से इन्फॉर्मली बैठ के कह रहे यार का है झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आइए ना मिल बांट के 19-20 करके काम चला लेते हैं, तो दैट इज मेडिएशन। कोलैबोरेटिव लॉ क्या होता है कि दोनों मिल के एक अटॉर्नी करते हैं, कोलैबोरेटिव अटॉर्नी होता है, और जो ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस था उसी को आप एक नॉच और ऊपर बढ़ा दीजिए तो अटॉर्नी आप कर रहे हैं, मतलब वकील कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी लिटिगेशन में नहीं जा रहे हैं, कोलैबोरेटिव अटॉर्नी की तरफ जा रहे हैं कि बोथ पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कोलैबोरेटिव अटॉर्नी एंड बोथ पार्टीज एग्री नॉट टू लिटिगेट। अभी लिटिगेट अभी भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोलैबोरेटिव लॉ हो गया। इसके बाद आते हैं आर्बिट्रेशन में। क्या न्यूट्रल आर्बिट्रेटर चाहिए कि जो आर्बिट्रेशन कर सके और फिर अवार्ड दे, यानी कि डिसीजन दे, तो ये आर्बिट्रेशन का स्टेज आ गया। तो आर्बिट्रेशन नहीं पूछेगा, मेडिएशन आपसे पूछ सकता है कि मेडिएशन क्या होता है। बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, थर्ड पार्टी चाहिए एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्प्यूट, ये होता है मेडिएशन, ठीक है। इसके बाद आप देखिए टाइमलाइन जो इसका दिया है, ये पूछ सकता है आपसे कि 120 दिन के अंदर केस का निपटारा करना है और उसके बाद मैक्सिमम आप 60 दिन का एक्सटेंशन ले सकते हैं फिर से, वो भी कंसेंट ऑफ पार्टी से, यानी कि टोटल 180 दिन में आपको केस को निपटा देना है। 180 दिन में यानी कि 6 महीने में आपको केस को निपटा देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्टिस जो है वो स्पीडी हो रहा है, ठीक है। और स्पीडी जस्टिस जो है वो तो हमारा सपना है ही है, ठीक है। तो इसी तरह से एनपीए वाला जो सीन था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट वाला जो आया था, तो उसमें भी टाइमलाइन दिया हुआ था, ठीक है, कि इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है। और बैंकरप्सी जो है वो तो बीपीएससी में पूछा ही है टर्म, ठीक है। तो ये टर्म्स वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, एक तो इकॉनमी भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो स्पेशल टर्म्स होंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे वो ज्योग्राफी का हो, तो उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे होता है, प्रॉमिस नहीं करेंगे कि किस टाइम पे हो पाएगा, बट पीवाईक्यू को जो अलग अलग स्टेट्स में आए हुए हैं, जो घटना चक्र वगैरह में आपको पीवाईक्यू मिलता है, तो उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि और ये बोल के कि ये घटना चक्र का पीवाईक्यू है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं कि झूठ मूठ का अपना स्लाइड बना लिया, बोले ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे खुद से क्वेश्चन क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 39 ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
उसके साइड से लिया हुआ। आर्टिकल 39 ये क्या बोलता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्या बोलता है? फ्री लीगल एड बोलता है प्रमोट जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो फ्री लीगल एड बाई सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम। तो यहीं से देखिए जो स्कीम्स सरकार बनाती है, जो लॉ बनाती है, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट किया जाता है। तो यहाँ डीपीएसपी जो है वो डायरेक्ट कर रहा है कि तो लेजिस्लेशन लेके आओ, नहीं तो कोई स्कीम लेके आओ। जैसे स्कीम लेके आता है ना कि वृद्धा पेंशन दिए, विधवा पेंशन दिए, विडो पेंशन दिए, है ना, तो ये स्कीम हो गया। इसका लॉ भी बना सकते हैं। स्कीम है तो सरकार दे रही है, मान लीजिए सरकार बदल गई तो स्कीम खत्म भी कर सकती है। लेकिन अगर लेजिस्लेशन कर दिए, लॉ बना दिए, तो सरकार आए जाए कोई मतलब नहीं भाई, क्योंकि लॉ बन चुका है, लॉ के तहत इंस्टीट्यूशन बन चुका है, लॉ के तहत पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो ये कोई भी सरकार आए ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर इसको फिर खत्म करना है तो जिस प्रोसेस से लेजिस्लेशन हुआ था उसी प्रोसेस से इसको खत्म करने का प्रोसेस को भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का चीज़ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिटी थोड़ा जो है ना आपको ऑर्गेनिक वे में समझ में आए कि मतलब दरअसल चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, तो सूटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम, तो सरकार ने क्या किया? लेजिस्लेशन कर लिया और उसके बाद क्या बना? नालसा, सालसा, डालसा, लोक अदालत और बाकी जो हम लोग पढ़ रहे थे। यहीं पे देख लीजिए आर्टिकल 14 क्या बोलता है डीपीएसपी का? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और इसी के बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट होता है। ठीक है, तो ये देखिए आर्टिकल 40 जो है इसको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कराना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन आर्टिकल 41, याद रखिएगा ये सब आर्टिकल। लोक अदालत पे आ जाते हैं। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत बेसिकली जो है ना, देख लीजिए यहाँ से, पहले इसको देखते हैं। ये भी nalsa.gov.in का है। ठीक है, लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? नालसा अलॉन्ग विद अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट लोक अदालत। ठीक है, नालसा और अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन जो है लोक अदालत कंडक्ट कराती है। क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडिसल करने का काम है। लोक अदालत क्या हमने भी देखा, प्री लिटिगेशन स्टेज पे या कोर्ट में जो मैटर गया वो भी दोनों को ले लेते हैं। प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जाएगा? लोक अदालत किस लॉ के तहत बनाया गया या किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से प्रभावित है? पहला चीज़ तो ये इस तरह का चीज़ पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा कि लोक अदालत जो है क्या वो कोई फी चार्ज वगैरह करती है? तीसरा चीज़ क्या पूछेगा? किस तरह का केस को लेती है ना, प्री लिटिगेशन स्टेज वाला या कोर्ट वाला भी। उसके अलावा किस तरह का केस, क्रिमिनल केस या सिर्फ सिविल केस या दोनों केस। ठीक है, तो यही 4-5 चीज़ जो है वो आपसे प्रीलिम्स से पूछा जाएगा। ठीक है, तो लोक अदालत जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडिसल मैकेनिज्म है, पेंडिंग स्टेज पे भी हो या प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी हो, सब कुछ चलेगा। ठीक है, लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, रीजन आपको बता दिए, लॉ से बनाया गया है। अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, अंडर द सेड एक्ट द अवार्ड और डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज पावर ऑफ सिविल कोर्ट। एक ये पॉइंट है जो आपको बहुत जरूरी है आपके लिए कि पावर ऑफ सिविल कोर्ट फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। अगर नहीं फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो अपील है। नो अपील का मतलब ये मत समझिए कि जा लोक अदालत में चले गए तो चला तो मेरे अगेंस्ट फैसला आ गया अब तो अपील ही नहीं कर सकते। नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए सिविल कोर्ट का पावर है, फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन देता है, अपील नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पसंद है तो जाइए जुडिशरी में, जाइए फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जाइए फिर हाई कोर्ट में, जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। नो अपील मतलब यहाँ पे वापस अपील नहीं करना है। अगर यहाँ पे भी वापस अपील करने लगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो यही सेम चीज़ चल रहा है। और लोक अदालत इसलिए बनाए थे कि अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे भी वही कि आए, लड़ाई झगड़ा हो गया, मेडिएशन कर लिए, नहीं हो पा रहा है, फिर यहीं पे अपील कर रहा है, तो इसका पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अपील का ऑप्शन नहीं है। सिविल कोर्ट का इसके पास पावर है, फाइनल एंड बाइंडिंग जजमेंट देता है, नहीं पसंद है तो जाके अपील कीजिए। नॉट सेटिस्फाइड, फ्री टू इनिशिएट लीगल कोर्ट। ठीक है, अब मैगजीन्स में आप पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, लगता है कि ओ माय गॉड। ठीक है, शुरुआत में हमको बहुत ज़्यादा हुआ था फिर, और उस समय उतना नेट पे सर्च करके और डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके पढ़ने का आदत था नहीं, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा एम्फेसाइज करके आपको बता दिए। नो कोर्ट फी पेएबल है। इवन कि जब कोर्ट से बाहर आप पूरा डिस्प्यूट ख़त्म कर लेते हैं ना तो कोर्ट में जो आप फ़ी दिए थे वो वापस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, कोर्ट में जो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ कहीं भी आप फ़ी दे रहे थे तो वो भी वापस हो जाएगा जो फ़ी आप जमा किए हैं। तो कोर्ट फी नहीं लगता, फ्री लीगल एड है आर्टिकल 39A।
इसके बाद देख लीजिए, द पर्सन डिसाइडिंग द केस इन द लोक अदालत आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लोक अदालत, मेंबर्स बोला जाता है उनको, स्टैट्यूटरी कॉन्सिलिएटर्स ओनली एंड डू नॉट हैव एनी जुडिशियल रोल। तो एक ये पोर्शन हो गया कि भाई आपको लगा कि लोक अदालत है तो वो कोई जुडिशरी का मेंबर होगा, या उनको उनके पोजीशन को क्या बोलेंगे, दे आर स्टैट्यूटरी कॉन्सिलिएटर, कॉन्सिलिएट करवा रहे हैं, मेडिएट कर रहे हैं, दे आर नॉट एट जुडिशियल रोल, ठीक है। ओनली परसुएड द पार्टीज, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, परसुएड करना, दोनों को समझाना है, चाय वाय पिला के, बिस्कुट खिला के, चॉकलेट दे के कि बाहर मान जाओ भाई, खत्म करो कहानी। सेटलिंग द डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट इन द लोक अदालत एंड शैल नॉट प्रेशराइज और कोर्स एनी ऑफ द पार्टीज टू कॉम्प्रोमाइज, प्रेशराइज नहीं करना है, डराना धमकाना नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। द लोक अदालत शैल नॉट डिसाइड द मैटर सो रेफर्ड एट इट्स ओन इंस्टांस, ठीक है। तो ये लोक अदालत के बारे में एक पैराग्राफ में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया कि क्या करती है, कैसे करती है, नहीं करती है। पॉज करके इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए। भाई एक तो कि पहले मतलब पीडीएफ जो है ना ख़त्म हो जाए तब सोचा जा सकता है कि हाँ आपको देना है कि नहीं देना है। मतलब आप क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह से करना चाहिए। अब वीडियो भी बनाओ, फिर पीडीएफ तुरंत की 4 पेज पढ़ाया, 10 पेज का है तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए और वीडियो को सिंसियरली और सीरियसली देखिए। देखने के बाद, और अगर आपको नोट्स बनाना तो हम ये बोलेंगे कि नोट्स मत बनाइए, आप सुन लीजिए, पढ़िए। और आपके पास मैगजीन होगा तो उसमें आप साथ ही साथ अंडरलाइन थोड़ा बहुत कर लीजिए, ठीक है। उससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको फिर मैगजीन का पीडीएफ जो है वो दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ केसेस टू बी रेफर टू द लोक अदालत, एनी केस बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, ये वो। एनी डिस्प्यूट विच हैज नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट एंड इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, समझ ही गए, प्री लिटिगेशन स्टेज पे या लिटिगेशन स्टेज पे। प्रोवाइडेड दैट एनी मैटर रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल, अब ये नया टर्म आ गया। यूपीएससी में फरलो और पेरोल के बारे में प्रीलिम से पूछा गया था, फरलो क्या होता है, पेरोल क्या होता है। किसी दिन जरूर पूछा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। उसी तरह से पूछेगा कंपाउंडेबल क्या होता है, नॉट कंपाउंडेबल क्या होता है। तो पहले तो यहाँ ये याद रख लीजिए कि एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल जो है वो ये नहीं होना चाहिए, इसको नहीं लेता। आप कंपाउंडेबल और नॉट कंपाउंडेबल देख लेते हैं। ऑफेंस बहुत तरह का होता है, अलग अलग तरह का होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो हुआ जिसका कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करेंगे। नॉन कंपाउंडेबल वो हुआ जो कंपाउंडेबल वो हुआ जो कि कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आउट ऑफ कोर्ट, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल वो हुआ जिसको आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस वैसा ऑफेंस होता है जिसमें दो लोग झगड़ा किए तो सिर्फ यही दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जिस समय गुस्सा में झगड़ा हुआ तो ठीक बात है, झगड़ लिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार आपस में मिलकर रहना चाहिए, हम लोग पड़ोसी हैं। तो इन लोग चाहते हैं कि नहीं आपस में सुलह कर लेते हैं। क्या हो गया, एक थप्पड़ हमको मार ही दिया तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ये अलाउड है, ठीक है, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक बात है। वो थप्पड़ ऊपर चल गया, थोड़ा सा कॉलर वॉलर पकड़ लिए तो ये बहुत बड़ा बात नहीं हुआ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिए, दिस इज कंपाउंडेबल ऑफेंस, अलाउड है। चलो ठीक है, तुम्हारा एक्ट जो है थप्पड़ चलाने का वो सिर्फ इस आदमी को इम्पैक्ट कर रहा है। तुम ऐसा क्रिमिनल एटीट्यूड या नेचर के नहीं हो, गुस्से में थप्पड़ चला दिया था और तुम दोनों का एक्ट सिर्फ एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। लेकिन यहीं पे सोचिए कि अगर ये आदमी जो है वो बंदूक निकालता और बंदूक निकाल के गोली चला देता धाए से, और ये आदमी या तो मर जाता या इसको पैर में गोली लग जाता या हाथ में गोली लग जाता और हॉस्पिटल में होता, क्या उस केस में ये जो एक्ट हुआ है वो सिर्फ इन्हीं दोनों तक लिमिटेड है, यही दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं? नहीं, मोहल्ले का हर आदमी इस आदमी से डरेगा कि अरे भाई वो तो निकाल के गोली चला देता है। दिस इज क्रिमिनल एटीट्यूड कि आप गन निकाल के और गन से गोली चला दिए। क्यों? क्योंकि इसका बच्चा जो है इसके गार्डन से आम एक तोड़ लिया था और एक आम के लिए एक आम आदमी का जीवन ले लिया। तो ये पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, ये आदमी पूरे सोसाइटी के लिए खतरा होने वाला है। अब मान लीजिए कि जिस आदमी को गोली लगा वो चाहेगा कि नहीं इससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते और कोर्ट को बोलेंगे कि नहीं सर छोड़ दीजिए, तो खेल खेल में कट्टा चला दिया था और हमको गोली लग गया, देखिए ना दांत से खींच के गोली निकाल भी दिए हैं।
तो आपको लगता है कोर्ट को ये बात मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एक्ट पूरे सोसाइटी को डरा रहा है, इसका एक्ट पूरे सोसाइटी को परेशान कर रहा है। तो दिस इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। समझ में आ गया? लपड़ थप्पड़ हुआ कंपाउंडेबल, गोली चल गया नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसको आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कोर्ट बोलेगा, स्टेट बोलेगा कि रे बाबू, ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो पूरा सीआरपीसी है जिसका नाम बदले हैं, पूरा आईपीसी है जिसका नाम बदले हैं, वो इसलिए नहीं बदले हैं कि तुम लोग अकेले अकेले उधर जाके गार्डन कर लो, खेल लो, आपस में सेटलमेंट कर लो। गोली चलाए हो, मजाक थोड़े है। आओ इधर कोर्ट में, बाकायदा ट्रायल होगा और बाकायदा सज़ा मिलेगा, और उस सज़ा को पब्लिश किया जाएगा अखबार में, टीवी में, ताकि सबको मैसेज मिल सके। ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। विक्टिम्स कंसेंट नॉट रेलिवेंट, स्टेट प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर। ठीक है, विक्टिम जो है उसका कंसेंट, जिसको गोली लगा था आम आदमी को, उसका कंसेंट रेलिवेंट नहीं है भाई। गोली चल गया, अब पुलिस आके अरेस्ट करेगा और काम करेगा। ठीक है, लेस सीरियस ऑफेंस, मोर सीरियस ऑफेंस, अफेक्ट इंडिविजुअल, अफेक्ट सोसाइटी, सम रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू सेटल। सम कुछ केस में होता है कि कोर्ट का परमिशन ले लीजिए, लेकिन यहाँ आउट ऑफ सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एकदम पॉसिबल नहीं है। किस तरह का केस है भाई? मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट। ठीक है, ये नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक है, हल्का फल्का डिफेमेशन हो गया, थोड़ा बहुत सिंपल हर्ट हो गया, ये कंपाउंडेबल है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो नॉट प्रोवाइडेड दैट एनी मैटर रिलेटेड टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर द लॉ शैल नॉट बी सेटल्ड इन लोक अदालत। ठीक है, तो ये लोक अदालत में नहीं जाएगा। बाकी किस किस लेवल पे है वो सब चीज़ यहाँ पे बताई गया। पेंडिंग, प्री लिटिगेटिव हो गया। बेंचेज ऑफ द लोक अदालत, तो उसमें कौन होता है? द सिटिंग और रिटायर्ड जजेज ऑफ हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। सिटिंग और रिटायर्ड जजेज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हो गया। सिटिंग एंड रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी हो गया। और यहाँ पे भी है थोड़ा सा, हाँ कहाँ चला गया, शायद ये मिसप्लेस हो गया था, चलिए कोई नहीं, है ना। तो सिटिंग एंड रिटायर्ड जजेज ऑफ द हाई कोर्ट है। सिटिंग एंड रिटायर्ड जजेज ऑफ द हाई कोर्ट देख लीजिए फिर से ये। ठीक है, और एक सोशल वर्कर भी होता है, who is engaged in the upliftment of the weaker section and interested in the implementation of legal service scheme for program, or a person engaged in paralegal activity of the area, preferably a woman। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सब के साथ एक सोशल वर्कर को भी ऐड कर दिया जाता है। नेशनल लोक अदालत क्या होता है? ऑन ए सिंगल डे लोक अदालत आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, उसको बोलते हैं नेशनल लोक अदालत। सारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक के कोर्ट में एक सिंगल डे में, हर दिन की, मान लीजिए बृहस्पतिवार को लोक अदालत लगता है, तो ये नेशनल लोक अदालत हो गया कि इस दिन पूरे देश में लोक अदालत लगा हुआ है। परमानेंट लोक अदालत क्या होता है? ये परमानेंट बॉडी है, चेयरमैन एंड टू, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, नाम में ही परमानेंट है, ये तो ये भी याद रखने का जरूरत नहीं है। हेयर इवन इफ द पार्टीज फेल टू रीच टू ए सेटलमेंट, द परमानेंट लोक अदालत गेट्स ज्यूरिडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट। अगर दो को पार्टी जो है वो सेटलमेंट नहीं भी कर पा रहा है, तो भी परमानेंट लोक अदालत जो है वो डिसाइड कर सकती है डिस्प्यूट के बारे में, अनलाइक बाकी सब लोक अदालत। ठीक है, फाइनल एंड बाइंडिंग अप टू ₹10 लाख। लोक अदालत में कंडक्ट द प्रोसीडिंग इन सच अ मैनर एज इट कंसिडर अप्रोप्रिएट। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल लोक अदालत है, जो कि मूव करते रहता है, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर जाते रहता है। ठीक है, चलिए अब जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म हो गया, समझ में आ गया। आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, समझ में आ गया। स्पीडी, चीपर, मोर एमिकेबल अप्रोच, समझ में आ गया। स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ? लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, काजू जैसा समझ में आ रहा है। टीयर्स, नेशनल, स्टेट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक लेवल, वो भी समझ में आ गया। मोबाइल लोक अदालत, नेशनल लेवल लोक अदालत, समझ में आ गया। ज्यूरिडिक्शन क्या है भाई? पेंडिंग केस, प्री लिटिगेशन, एकदम समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है। नेचर ऑफ केस क्या है? सिविल केस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट, पार्टीशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, ये सब। ये जो यहाँ पे लिखा है मेरे ख्याल से गलत लिखा गया है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस को नहीं लेता है, और इसीलिए तो फिर ये हम लोग पूरा पढ़ रहे थे। तो ये शायद मैगजीन में मिसप्रिंट हुआ है या गलत कॉपी पेस्ट कर लिया गया। पावर क्या है? सिविल कोर्ट का पावर है, देख लिया हमने, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से लेता है। डिसीजन अवार्ड क्या है? फाइनल एंड बाइंडिंग एंड ऑल ऑन पार्टीज एंड नो अपील प्रोविजन, की अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी आगे का बात
बात यहाँ पे नहीं लिखा कि नो अपील। अब वो डर जाएंगे हम भाई कि लोक अदालत से डिसीजन आया तो अपील ही नहीं है, तो अगर मेरे खिलाफ फैसला गया तो गया नहीं। यहाँ पे अपील नहीं करना है, किसी और कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, नीचे का कोर्ट में, जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट है उसमें आप जाके कर सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे नहीं लिखा गया, इसलिए कंफ्यूज होते थे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये था लोक अदालत। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के बारे में अगर बात करें तो ये इसलिए इसको किए कि देखिए पेरोल और फरलो हो गया, बेल हो गया, ये तीनों भी देख लीजिएगा आप, कभी ना कभी पूछा है क्योंकि यूपीएससी ये पूछ चुका है। प्रिजन में बहुत रिफॉर्म करना है और ये एक अलग से पूरा टॉपिक है यूपीएससी के लिए। प्रिजन में क्यों रिफॉर्म करना है, नहीं करना है, बहुत भाई ओवर क्राउडेड है, दिक्कत है, वहाँ पे स्मगलिंग होता है, गांजा बिकता, जेल का पूरा अपना एक इकोनॉमी है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, अंडर ट्रायल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 70% 72% हमारे कंट्री में अंडर ट्रायल है। अब आप बोलेंगे अंडर ट्रायल का मतलब क्या, मतलब ये कि आप पे कोई एलिगेशन लग गया कि आपने किसी का किडनैपिंग किया है, साबित नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने आपको उठाया, इन्वेस्टिगेशन कर रहा, और पुलिस ने जज को क्या बोला कि जज साहब हमको डर है कि आदमी भाग जाएगा या सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो जज बोलेंगे क्या करना चाहिए, तो पुलिस बोलेगा कि इनको कस्टडी में रखा जाए, तो आपको फिर वहाँ से जेल भेज दिया जाएगा। अब आप जेल चले गए, आपका तारीख आया, लेकिन उस तारीख पे आपका वकील नहीं आया, आपका वकील आया तो उस तारीख पे जज नहीं आया, उस तारीख पे जज आया तो उस तारीख पे आपका फैसला नहीं आया, और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 5 साल बीत गया, आपका ट्रायल नहीं हो पाया और जेल में ही आप रह गए। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मचाल ललांग पॉलिटी का जो एनसीईआरटी का वीडियो डाला गया, आप उसमें जाके देखिए मचाल ललांग का कहानी, कि कैसे वो आदमी 53 साल बिना ट्रायल के जेल में रह गया, 22 साल का था जब जेल गया था और 70 साल का था जब जेल से निकला, और उसका ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। तो इनको बोलते हैं अंडर ट्रायल। अभी ट्रायल हो रहा है या शुरू भी नहीं हुआ है। हमारे जेल में 72% लोग अंडर ट्रायल हैं, उनको सज़ा नहीं मिला हुआ है, वो बस पॉकेटमारी के केस में गए हैं, अभी साबित नहीं हुआ है। पैसे वाले होते, रसूख वाले होते, पहुंच वाले होते तो जेल जाने की नौबत ही नहीं आती, थाने से छूट जाते हैं। ठीक है, टू इनकरेज गुड कंडक्ट। और आप लोग से बड़ा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग में से जो लोग भी यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए, बीपीएससी क्वालिफाई कीजिए, जिस भी पोस्ट पे रहिए, और ख़ासकर जो लोग पुलिस सर्विसेज में जा रहे हैं, तो प्लीज़ यार मतलब थोड़ी ईमानदारी रखना, थोड़ा इंटीग्रिटी रखना। और आपको लगता है कि फालतू बकवास बात कर रहे हैं तो कोई छोटे से काम के लिए पुलिस स्टेशन जाइए, या पुलिस स्टेशन जाइए आप किसी अपने आस पड़ोस के किसी गांव के आदमी के किसी केस को लेके उसके साथ आप जाइए, आप वहां पे देखिए कि स्थिति क्या है, और तब आपको समझ में आया कि सच में सिविल सर्विसेज में अगर कुछ करना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिना बहुत ज़्यादा हवा क्रिएट किए हुए और बिना बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन किए हुए। बस छोटा छोटा चीज़ अगर आप कर देंगे तो वहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है, और सच में जो बहुत परेशान लोग होते हैं उनका लाइफ बदल जाता है एक एक छोटा छोटा डिसीजन से। थाने में बैठा हुआ एक दरोगा जो है वो किसी का जीवन बना सकता है और किसी का जीवन बिगाड़ सकता है। वो अलग बात है, हम लोग जैसा लोग का जीवन बिगाड़ेगा तो हम लोग फिर उसका पूरा खानदान बिगाड़ देंगे। तो इसलिए अपना ऑनेस्टी, अपना इंटीग्रिटी एक लेवल तक इंटैक्ट रखिए। बाकी तो प्रैक्टिकल दुनिया है, तो प्रैक्टिकलिटी में तो देखिए क्या करना है। परोल क्या होता है तो ये जो प्रिजन वाला जो सब कुछ है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, यही मॉडल प्रिजन एक्ट लेके आया है। मॉडल प्रिजन एक्ट करने का मतलब क्या होता है, बहुत जगह आप देखेंगे ये एक्ट के आगे मॉडल लगा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये लॉ प्रिपेयर कर दिया, मॉडल है, ठीक है। अब इसको फॉलो करना है तो फॉलो करें जिस जिस स्टेट को मर्जी है, तो इसलिए इसको मॉडल बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का होता है तो सेंटर जो है ना वो मॉडल लॉ फॉर्मुलेट कर देता है, अब जिस स्टेट को फॉलो करना है करें। रिप्लेस द प्रिजन एक्ट 1894, 1894 का बताइए, तो 1894 का एक्ट है, वही चलते आ रहा है, तो उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है कि नहीं। परोल किसको कहते हैं, इज अ सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कंडीशनल रिलीज है, अनकंडीशनल रिलीज नहीं है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, इसको बोलते हैं पैरोल। पैरोल पे बाहर निकले। कंडीशनल रिलीज है, किसी कोई जेल में है और उसके घर में कोई हादसा हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, तो पैरोल पे वो बाहर आता है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए और मुखाग्नि देने के लिए। फरलो क्या होता है, इज गिवन इन ए केस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, किसी को बहुत लॉन्ग टर्म 20 साल का सजा मिला हुआ है। द पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज द रिमिशन रिडक्शन ऑफ हिज सेंटेंस, कि भाई 20 साल का सजा मिला हुआ है, 10 साल से जेल में है, बहुत अच्छा एक्टिविटी है, जेल में बड़ा अच्छा काम कर रहा है,
रहा है, जेल में जो है लोगों को पढ़ाता है बिठा के, जेल में जो है यूट्यूब का वीडियो बना के अपलोड करता है, हालांकि जेल में यूट्यूब तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है, तो बिठा के पढ़ाते हैं, बिठा के तैयारी करा रहे हैं, लोग को मोटिवेट करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो काउंसलिंग दे रहे हैं, अपना मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बिहेवियर के बेसिस पे कहा जाता है कि अरे भाई कुछ दिन के लिए इनको छोड़ दीजिए, तब बोला जाता है कि ठीक है इसको फरलो दो और छोड़ दिया जाए, 1 साल के लिए छोड़ दिया जाए, बट कुछ कंडीशन दे दिया जाता है कि जाना थाना में अपना रिपोर्ट करते रहना कि हम ठीक है, भागे नहीं हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फरलो। और ये 1 साल जो है 20 साल के सज़ा से माइनस कर दिया जाएगा, आप 19 साल का ही सज़ा काटेंगे, मतलब 10 साल के बाद आप आज़ाद हुए, 1 साल के लिए आपको छोड़ा गया, अब फिर जब आप जेल जाएंगे ना तो आप पूरा 10 साल नहीं 9 साल ही रहेंगे, ठीक है। ये 1 साल आपका खत्म हो गया गुड बिहेवियर की वजह से। और जेल का प्रिजन का मतलब ही तो यही है ना कि वहाँ जाके सुधारना है, बिगाड़ना थोड़े है, और है ना। तो अगर कोई सुधर रहा है तो उसको मौका देना चाहिए। बेल का मतलब क्या होता है? मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑफ अ पर्सन अवेटिंग ट्रायल और एन अपील। किसी का ट्रायल या अपील अभी चल ही रहा है, वैसे केस में कोई जेल में है, प्रिजन में है, तो उसको जब छुड़वाते हैं तो बोलते हैं कि बेल मिल गया, बेल मिल गया, है ना। फरलो क्या है? सज़ा मिला हुआ है उस केस में बाहर आप आ रहे हैं। पैरोल क्या है? सज़ा मिला हुआ है उस केस में कंडीशनल रिलीज आपको मिल रहा है, ठीक है। पेरोल और फरलो में क्या अंतर है? अंतर यही है, रिमिशन रिडक्शन वाला, 1 साल वाला। यही यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया था और एक्सचेंज कर दिया गया था स्टेटमेंट को, ठीक है। चलिए, मुल्ला कमेटी पूछेगा, बता दीजिएगा प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है। प्रिजन क्या होता है? एनी जेल और प्लेस यूज परमानेंटली और टेम्पररी फॉर द डिटेंशन ऑफ अ प्रिजनर एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी एंड सब्सिडियरी जेल, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिजन। पुलिस कस्टडी को प्रिजन नहीं बोलते हैं। तो पुलिस जब पकड़ के लाया तो बोलना थाने में है, पुलिस कस्टडी में है, जेल में नहीं है, ठीक है। जेल प्रिजन अलग चीज़ है। एनी जेल और प्लेस यूज्ड परमानेंटली और टेम्पररी फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है। टेम्परली क्यों बोला? अब जेल भर गया, मान लीजिए कि 10,000 लोगों को गिरफ्तार करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 10,000 लोगों को गिरफ्तार करना था, तो आगा खां पैलेस दिल्ली में जो है गिरफ्तार करके रखा जा रहा था, तो उसको टेम्परली प्रिजन बना दिया गया था, जेल बना दिया गया था, ठीक है। 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में आता है, शेड्यूल रट लीजिएगा, ठीक है, कि शेड्यूल में क्या है। शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 से लेके 12 तक स्टेट लिस्ट में आता है प्रिजन, अभी पीछे आपको पता है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंटर का जो है वो मॉडल लॉ पास करता है, ताकि फिर उसको स्टेट वाला जो है अपने हिसाब से बना सके। क्यों? क्योंकि मैटर जो है वो स्टेट लिस्ट का है। आर्टिकल 39 ये क्या बोलता है? फ्री लीगल एड, पीछे डिस्कस हो गया है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, आर्टिकल 142 वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट को बहुत स्वीपिंग पावर देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। खतरनाक चीज है, कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट ले सकता है आर्टिकल 142 को इन्वोक करके, आर्टिकल 142 का सहारा लेके कि भाई हमें कंप्लीट जस्टिस करना है। पावर अंडर आर्टिकल 142 और स्वीपिंग मतलब आप समझ रहे, एकदम इन नेचर। सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड इट्स स्कोप एंड एक्सटेंड थ्रू वेरियस जजमेंट कि भाई ठीक है, हमको तो स्वीपिंग पावर मिला हुआ है, बट इसको ठीक से यूज़ करना है, ठीक है, अननेसेसरली इसको यूज़ नहीं करना है। तो आपको बस इतना याद रखिए, आर्टिकल 142 जो है वो कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। प्रोमिसरी स्टॉपल क्या है? प्रोमिसरी स्टॉपल का मतलब ये होता है, अग्निपथ स्कीम जो आया तो उसमें क्या है, रिक्रूटमेंट, उसी के टर्म में ये डॉक्ट्राइन मतलब चर्चा में आया है कि कोई एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय किसी को नौकरी दे रहा है, तो भाई आप अपना जो प्रॉमिस है उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, उसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल, ठीक है। तो अग्निपथ स्कीम को लेके, क्योंकि इसमें टेन्योर जो है साल है वो कम हो गया सर्व करने का, तो इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल जो है वो चर्चा में आया था। नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, साइंस का क्वेश्चन हो गया, क्या यूज होता है? सोडियम पेंटोथल, ठीक है, इसको ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं। क्या काम करता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस को कम कर देता है, जैसे शराब पीने पे या अदर कोई इस तरह का चीज़ का नशा करने पे जब आदमी का सेंस कम हो जाता है तो आदमी जो है ना अंदर की बात बोलना शुरू करता है। तो सोडियम पेंटोथल जो है वो ट्रुथ सीरम है, ये पर्सन का सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो कम कर देता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जब कम हो जाता है तो स्पीक विदाउट इनहिबिशन, ठीक है। क्यों किया जाता है? सच्चाई जानने के लिए किया जाता है कि क्या असली में क्या। जैसे ये अगर आपने आरुषि तलवार केस देखा होगा और तलवार मूवी देखा होगा तो उसमें भी ये चीज़ तलवार के नौकर पे किया गया था, ठीक है। ओके, अब क्या है, ये बिना आपके परमिशन के, बिना आपके कंसेंट के आप पे नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20
क्या बोलता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। ये पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बोलता है कि भाई हमको नहीं माना तो तुम जबरदस्ती थोड़ा कर दोगे। रिक्यूजल बाय जजेस बहुत बार बहुत सारे केस से बोलते हैं कि इस केस को हम नहीं देखेंगे। बहुत बार डर के नहीं सुने कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा गुंडा, उसका जब केस जाता है तो कोई जज ही नहीं बैठता है डर से कि मरवा देगा, ठीक है, या हमको कुछ नुकसान करवा देगा। या बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मान लीजिए जो केस आया हुआ है, किसी कंपनी का केस आया हुआ है और जो जज उस केस को देखने वाले हैं उनका बेटा इसी कंपनी में शेयर होल्डर है। तो अब मान लीजिए ये जज कोई डिसीजन देंगे, अगर इस कंपनी के फेवर में चला गया तो क्या बोला जाएगा कि बेटा का वो उसमें शेयर था तो इसीलिए फेवर में दे दिया डिसीजन। अगर इसके अगेंस्ट दिया जाएगा तो बेटा घर में क्या बोलेगा कि आपको ज़्यादा अपना जुडिशरी दिखाना था तो जानबूझ के मेरे खिलाफ दिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो इसलिए जज जो है ना वो रिक्यूजल कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रिक्यूजल ऑफ जजेस, रिक्यूजल बाय द जजेस। ये अभी रिसेंटली जो है ना एक केस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मना किया था तो इसलिए ये चर्चा में आया हुआ है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, पीछे हमने देखा था तो बोला था क्या क्या, आप देखेंगे इसको। एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड टू काइंड ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है। एडवोकेट एक्ट के तहत दो तरह का एडवोकेट होता है, एक सीनियर एडवोकेट होता है, एक एडवोकेट होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। Lawyers in the Indian legal system who is registered and authorized by the Supreme Court to represent client in that court, advocate on record उसको बोला जाता है। एडवोकेट एक्ट के तहत दो तरह के एडवोकेट होते हैं, सीनियर एंड एडवोकेट, नॉर्मल एडवोकेट। However, the Supreme Court in the exercise of its rule-making power under Article 145 made a provision for advocate on record system। ये वो सब कुछ important क्या है, only advocate on record is entitled to file any matter or document before the Supreme Court, है ना। सीनियर एडवोकेट नहीं कर सकते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही करेंगे। सीनियर एडवोकेट को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मदद लेना है, ठीक है। सीनियर एडवोकेट आके बहस करेंगे, केस को रखेंगे, बट ये जो फाइल वाइल करने का जो काम है ये काम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करेंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। सीनियर एडवोकेट इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सीनियर, इसलिए आप देखेंगे कि कपिल सिब्बल, जेठमलानी तो खैर अब नहीं रहे, कपिल सिब्बल जैसे वकील जब जाते हैं तो उनके पीछे पीछे 4-5 वकील रहते हैं, तो कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहता है, कोई इनका जूनियर रहता है, कोई असिस्टेंट रहता है, कोई सीखने वाला रहता है, कोई चमचा बिलचा भी ऐसे ही लग गया, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये हुआ। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है वो यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया कि 26 तक चलेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, क्यों बनाया गया था, ठीक है, निर्भया फंड के द्वारा इसको बनाया गया था। पॉक्सो केस वाले यानी बच्चों के साथ छेड़छाड़ और रेप केस वाला मैटर को जल्दी निपटाने के लिए, ठीक है। इसके लिए निर्भया फंड का यूज़ किया जा रहा था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन डिपार्टमेंट देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नारी अदालत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मिशन शक्ति का पार्ट है, ठीक है। रिजॉल्विंग केसेस ऑफ पेटी नेचर, की नारी के साथ पेटी मतलब वो हरासमेंट, कर्टेलमेंट ऑफ राइट्स, है ना, इस तरह का चीज़ जो है ग्राम पंचायत लेवल पे हो रहा है तो नारी अदालत में उसको ख़त्म करना है। इसको अभी और डिटेल में हम लोग देखेंगे। जस्टिस क्लॉक क्या है ये देखिए ना, जैसे क्रिकेट में पूरा कमेंट्री चलता है तो वैसे ही हर हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट के बाहर जो है ना ये लगेगा कि क्या कितना पेंडेंसी है, कितना केस आया, क्या चल रहा है, तो इसको जस्टिस क्लॉक्स बोला गया है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। चलिए अब नारी शक्ति जो स्कीम है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनका है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है, मिशन मोड है फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। सब कुछ सेफ्टी भी, सिक्योरिटी भी एंड एम्पावर भी करना, फाइनेंशियली, सोशली, कल्चरली, हर तरह से विमेन को एम्पावर करना। विमेन लेड डेवलपमेंट, ये जो कीवर्ड्स का बात करते हैं ना, विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट, कन्वर्जेंस ऑफ आइडियाज, कोलैबोरेशन ऑफ आइडियाज, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नॉट वर्किंग इन सिलोज, वर्किंग इन टैंडम, ये सब कीवर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को यूज़ करना, सिटीजन्स ओनरशिप, सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन लेड, जन भागीदारी, ठीक है, इक्वल पार्टनर्स बनाना है विमेन को, ये सब कीवर्ड्स है, ये सब मेंस के एग्जाम में यूज़ करना है। ऑल वुमेन एंड गर्ल्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सर्विसेज प्रोवाइड करना, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, हॉलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टिल द ग्रास रूट, डेवलपमेंट
all through the life. Development not only in terms of physical health or physical things, development in terms of spiritual things as well. India is land of spiritualism. India is land of Baba. India is land of झूठा बाबा also. ठीक है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो असली वाले बाबा हैं, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। मिशन शक्ति इज 2 सब स्कीम्स, एक है संबल, एक है सामर्थ्य। पहले तो संबल बनाना है, संबल देना है, बलशाली बनाना है, और उसके बाद फिर सामर्थ्य डेवलप करना है और आगे डेवलप करना है। ठीक है, संबल सब स्कीम में क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो एक एक करके थोड़ा सा देख लीजिए। संबल स्कीम में क्या है, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसी में है नारी अदालत, इसी में वन स्टॉप सेंटर कंप्लेन वगैरह करने के लिए विमेन हेल्पलाइन है। और सामर्थ्य जो है उसमें क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सखी निवास, ये वो। तो बेसिकली आपको संबल एंड सामर्थ्य जो है वो शक्ति, मिशन शक्ति का जो है वो सब पार्ट है। संबल एंड सामर्थ्य, मिशन शक्ति जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का स्कीम है, काम क्या कर रहे हैं, और नारी अदालत इसके तहत आ रहा है। ये चीज़ था, ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपको बता दिया गया। ठीक है, हाँ, ये एक याद रख लीजिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आता है, ऑप्शन में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर और इस तरह का कुछ फैंसी जुडिशरी से, या मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ये दे देगा, और टाटा ट्रस्ट आपको लगे अरे यार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, अब ये टाटा ट्रस्ट, ये तो ट्रक बनाता है, जस्टिस ट्रक के साथ मतलब नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। टाटा ट्रस्ट जो है बहुत सारा काम करती है। टिस के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो टिस बहुत सारा रिसर्च करती है। टिस का ही जो रिसर्च था कोलाबोरेशन में जो बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड जो हुआ था उसको उजागर किया गया था। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा और सेवरल सिविल सोसाइटीज़ के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा इलेक्शन वाला सीज़न, मतलब कि इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशनर एक्ट 2023 पास हुआ है। ठीक है, इस पर बहुत डिस्कशन हुआ है, बहुत बहस बॉडी हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है इसको। ठीक है, पास हो गया, एक्ट बन गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कैसे बनते हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है। देखिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया गया कि इलेक्शन कमीशन होगा जिसमें कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकता है जैसा प्रेसिडेंट को ठीक लगे, जितना नंबर है वो अपना डिसाइड करें और अपॉइंट करें, यही चीज़ था। अब होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका काम क्या है, उसका काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्टोरल रोल तैयार करना, इलेक्शन क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसका। ठीक है, बाकी पंचायती राज इलेक्शन जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, और वो 73rd और 74th अमेंडमेंट से जो इंस्टीट्यूशन बना है उससे होता है। तो यहाँ तक का इलेक्शन इससे होता है। अब डेमोक्रेसी का खूबसूरती क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। फ्री एंड फेयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में कौन लोग काम कर रहे हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड प्लस इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, CEC प्लस EC। ठीक है, फंबल हो जा रहा है थोड़ा। ठीक, तो अगर इनका इंडिपेंडेंस, इनका इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं किया गया, अनड्यू इन पे प्रेशर रहेगा, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर पूरा बहस चलते रहता है। तो ऑब्वियस सा बात है, आपको समझ में आ गया होगा, पीछे हमने डिस्कस किया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके। तो भाई जुडिशरी तो स्ट्रांग है, तो NJSC को जो है ना 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दी। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर कौन लोग बनते हैं, इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं ब्यूरोक्रेट लोग, सीनियर ब्यूरोक्रेट लोग। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, वो सरकार से लड़ नहीं पाते हैं, तो अपॉइंटमेंट वगैरह का जो प्रोसीजर है पूरा वो सरकार ही देखती है। ठीक है, CEC एंड EC शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। ये पहले नहीं था, अब आया है सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, अब ये सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे, सिलेक्शन कमेटी जो जैसे उधर कॉलेजियम सिस्टम सेलेक्ट करके दे रहा था और प्रेसिडेंट बना रहे थे, तो उसी तरह से सिलेक्शन कमेटी बनाया गया है, और ये नाम देगा और उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ये सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। पहले यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये कोर्ट के द्वारा ही दिया गया था, लेकिन जब कोर्ट ने बोल दिया ना इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने
ये सिलेक्शन कमेटी सुझाया कि ये काम करेगा और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तब तुरंत आनंद फानंद में सरकार जो है बिल लेके आती है, पास करती है और चीफ जस्टिस का नाम हटा के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे होते और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये दोनों का एक गुट हो जाता, ठीक है, तो ये तो 2 हो जाते हैं और प्रधानमंत्री हो जाते अकेले, तो सिलेक्शन कमेटी का रिकमेंडेशन जो होता वो इन लोगों के हिसाब से हो जाता और प्रेसिडेंट अगर उसको दे देते तो इलेक्शन, तो प्रधानमंत्री को लगता कि भाई ये तो बायस हो गया, इस तरह का मैटर समझ रहा। लेकिन अभी क्या है, अभी ये है कि प्रधानमंत्री एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो ऑलवेज मेजॉरिटी में रहेंगे, तो गवर्नमेंट का डोमिनेशन है और यही इसका क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। तो मेंस में जब क्रिटिसाइज करना होगा तो डोमिनेटेड बाय एग्जीक्यूटिव, डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, जबकि भीमराव अंबेडकर ने असेंबली में बोला था कि इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट से इम्यून रखना है, गवर्नमेंट से इंसुलेटेड रखना है, इलेक्शन कमीशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको सिलेक्शन कमेटी में साफ साफ उस डिस्कशन का वायलेशन दिख रहा होगा, ठीक है। सैलरी क्या है? इक्वल टू द सैलरी ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी बाद में चेंज किया गया, इसको हटा के यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया गया था। तो बहुत सारा पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो जाके कंप्लेन किए, बोले कि भाई आप क्यों डिग्रेड कर रहे हैं इस चीज़ को, इलेक्शन कमीशन के डिग्निटी को क्यों ख़त्म कर रहे हैं, क्यों कम कर रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो सैलरी अभी है ना वो बराबर है, लेकिन भैया ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी का जो सैलरी है वो गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा भी दे, चाहे तो घटा भी दे, लेकिन जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सैलरी कहाँ से है? पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा है। तो ये गवर्नमेंट के मन पे नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव के मन पे नहीं है, ये लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के मन से चलेगा, ठीक है। इसमें वोटिंग होगा, तो ये ज़्यादा सिक्योर है, ये कम सिक्योर है। तो इलेक्शन कमीशन को अगर कम सिक्योर वाला सैलरी देंगे तो भाई वो तो डरा हुआ रहेगा कि अगर हम सरकार का बात नहीं मानेंगे तो मेरा सैलरी ये काट लेगा, तो बच्चा का फीस कैसे जमा करेंगे, घर का EMI कैसे देंगे, दवाई कैसे खरीदेंगे, तो फिर वो फ्री एंड फेयर होकर काम नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ है। लेकिन जब कंप्लेन किया गया, बहुत सारा चिट्ठी लिखा गया, तो फिर सरकार ने अमेंड किया और वापस से रीस्टोर कर दिया, जजेज जो तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर सैलरी कर दिया। ये सब प्रीलिम से पूछा जा सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा? 6 साल और 65 साल होगा, ठीक है। या तो 6 साल कर लीजिए और नहीं तो 65 साल का एज आप अचीव कर लीजिए, दैट विल बी योर टर्म ऑफ ऑफिस। नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। रीअपॉइंटमेंट के चक्कर में मान लीजिए कि आप इलेक्शन कमिश्नर, आपको बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, और आप चाहते हैं कि आपका रीअपॉइंटमेंट हो जाए, आप जिंदगी भर जो है ना पूरा ऐश मौज दिल्ली में रहे और 12-15 साल तक एकदम आप 20-25 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बन के रहे, ठीक है। तो सरकार जो बोलेगी आप सब करते जाइएगा, इलेक्शन में धांधली करवा दीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए रीअपॉइंटमेंट बोल दिया जाता है कि नहीं होना चाहिए। ये सेम चीज़ कैग के साथ भी है, आर्टिकल 148 की रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। टर्म ऑफ ऑफिस 6 साल नहीं तो 65 साल है, ठीक है। बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा? अब भाई अभी आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो जो डिसीजन लिया जाता है ये तीनों मिलकर मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो डिसाइडेड थ्रू मेजोरिटी 2:1 से होता है, ठीक है। जो 2 लोग बोलेंगे वो डिसीजन होगा। ऐसा नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बोल दिए वही सही है, बाकी नहीं। इसके बाद रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, यहाँ पे डिस्पैरिटी होता है, इनका अलग और इलेक्शन कमिश्नर का अलग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो बाकी 2 है उनको हटाना है तो ये भाई साहब रिकमेंड कर देंगे, रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्पैरिटी है, जब तीनों बराबर हैं तो ये क्यों डिस्पैरिटी है? ये डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्रिटिसिज्म में आएगा जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे। रिजाइन करके किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक बात है। तो ये हो गया इलेक्शन वाला। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड फॉर इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 क्या बोलता है? आर्टिकल 324 बोलता है कि हमको प्यार से रट लो, हम प्रीलिम्स में आ जाएंगे किसी दिन। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होना चाहिए। यूनियन स्टेट का इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखता है। President of the India is empowered to appoint Chief Election Commissioner and the Election Commissioners. आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 बोलता है। It empowers the President of the India to fix from time to time the number of election commissioners other than the Chief Election Commissioner. ठीक बात है, समझ में आ गया। यही जो केस हुआ था अनूप बरनवाल केस, Supreme Court ruled that the Chief Election Commissioner and Election Commissioner will be chosen by a committee comprising the Prime Minister, the Leader of Opposition in the Parliament and the Chief Justice of India. ठीक है, तो यही इसी केस में डिसीजन आया था और ये चीज़ हुआ था। उसका सरकार बिल लेके आई और एक्ट पास की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ से तुरंत एकदम नाम काट के और यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया गया, ठीक है।
अब इसी पे पीआरएस का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो है, बट ये आपके प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हम आपको बता दिए, सब डिस्कस कर दिए, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, इलेक्शन मशीनरी शुड नॉट बी इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब बातें सब आपको डिस्कस कर ही दिए, तो इसमें कोई इशू है नहीं इसको, लेकिन याद रखिएगा ये एनी डे आपके एग्जाम में आ सकता है ये वाला चीज़। इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म के बारे में है, तो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म्स, ये किसका रिपोर्ट है? ये है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस। ये रिपोर्ट टेबल करती है स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी वगैरह भी जो है आप पढ़ लेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, ये सब आप स्टैटिक जो है वो लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये सब सवाल भी फिर आपसे एस्टिमेट्स कमेटी, बजट कमेटी, एथिक्स कमेटी, ये सब सवाल पूछा जा सकता है। कॉमन इलेक्टोरल रोल के बारे में अगर बात करें, 2 टाइप ऑफ इलेक्टोरल रोल होता है, एक जनरल इलेक्टोरल रोल होता है, एक सेपरेट इलेक्टोरल रोल होता है, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना था आपको। मिनिमम एज ऑफ वोटिंग क्या होता है? तो 25 साल इन केस ऑफ लोकसभा एंड 30 साल इन केस ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद कंटेस्टिंग इलेक्शन के लिए क्या है? 25 साल इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 30 साल इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एज ऑफ वोटिंग लिखा हुआ है, एज ऑफ वोटिंग नहीं, मिनिमम एज ऑफ ये मतलब कि इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो लोकसभा के लिए 25 साल होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए। आपको यहाँ पे बताना है कि अगर आपको मुखिया का, पंचायत का चुनाव लड़ना है, पीआरआई का चुनाव लड़ना है, तो आपका एज कितना होना चाहिए? 18 साल, 21 साल या 25 साल या 30 साल, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना है कि वोटिंग का जो एज है वो 21 साल से घटा के 18 साल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। साइमल्टेनियस इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि भाई जो भी टॉप से लेके, मतलब कि लोकसभा के लिए जो चुनाव हो रहा है उससे लेके पंचायत तक का चुनाव जो है ना, वो एक गो में हो जाए, ताकि 5 साल फिर जम के काम किया जा सके, नहीं तो 5 साल चुनाव ही चलता रहता है। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा चुनाव होगा, नहीं, बट 1 गो में होना चाहिए। फेज्ड मैनर में लेंगे, बट एक ही बार 2-3 महीना में सारा चुनाव निपटा देंगे, स्टेट का भी और लोकसभा का भी, पंचायत का भी, ताकि अगला 4-5 साल आराम से काम हो, फिर एक बार चुनाव हो, ये चीज़ हो। क्या इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन कभी था? इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन 1967 के पहले तक था, लेकिन 67 के बाद पॉलिटिकल डायनेमिक्स इंडिया का चेंज होता है, रीजनल पार्टी का इमरजेंस होता है, जो है प्रेसिडेंट रूल लगना शुरू होता है, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है बहुत सारा, तो फिर चुनाव जो है सब आगे पीछे होने लगता है। अदरवाइज यहाँ तक चुनाव साथ में चल रहा था, ठीक है। इसका रिकमेंडेशन दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी, तो उसने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने खुद भी बात किया। अभी क्या चल रहा है? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए चीज़ें इकट्ठा कर रही है और रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। तो ये है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए कौन सा कमेटी है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है? ये पीछे अक्टूबर वाला जो मैगजीन है उसमें डिस्कस किया गया है कि जब क्रिमिनल्स जो हैं वो खद्दर पहन के पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल क्या होता है? पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए जब क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए केस लड़ते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनको टेंडर दिलवाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो दोनों चीज़ों से जूझ रहा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच जो है ये पूरा रिपोर्ट लेके आई, और उस रिपोर्ट के हिसाब से 25% के आसपास एमपी जो हैं वो उन पे हीनियस केसेस है, हीनियस क्रिमिनल चार्जेस है, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, इस तरह का चीज़ है। अब सोचिए 25% लोग पे इतना केस है, यानी हमारे लोकसभा में हमारे एमपीज जो बैठ रहे हैं उसमें 25% लोग इस तरह के दागी हैं। 40% के आसपास लोग पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। बताइए, तो जो लॉ बना रहे हैं वो खुद ही लॉ के नज़र में संदेहास्पद है, तो वो क्या लॉ बनाएंगे? लॉ ब्रेकर्स विल बिकम लॉ मेकर्स। Then what the common citizen of this country will expect from them? दरअसल गलती भी कॉमन सिटीजन का ही है, जो सोई हुई जनता है वो चोरों को चुन के भेजेगी
जो सोई हुई जनता है उसको मस्कुलर मैन, चश्मा लगा के, बाल बढ़ा के और पूरा बाजू फैला के और 20-50 गाड़ी का काफिला चलाने वाले लोग जब उनको पसंद आती है तो ऑब्वियस सा बात है कि पार्लियामेंट विल बिकम अ प्लेस फॉर क्रिमिनल पॉलिटिशियंस। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद फिर अगर नहीं होता है तो सैड नहीं होना यार, अपना अपना गांव में चलना है और वहाँ चल के पंचायत का चुनाव लड़ना है और हमको बुला लीजिएगा चुनाव प्रचार करने के लिए, आ जाएंगे बिहार में कहीं पे भी। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से ये लोग जो रिपोर्ट लेके आए हैं एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023, इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा नंबर, हाईएस्ट नंबर में जो क्रिमिनल एमपीज हैं वो केरल के हैं और अपना बिहार जो है वो पीछे नहीं है, दूसरे नंबर पे है और महाराष्ट्र जो है वो तीसरे नंबर पे है। परसेंटेज में अगर आप बात कीजिएगा तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लक्षद्वीप में बेचारा एक ही एमपी है और उस पर क्रिमिनल चार्जेस लग गया तो 100% हो गया ना। ठीक है, बट एब्सोल्यूट नंबर में अगर बात करें तो केरल, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे महाराष्ट्र। तो बिहार याद रखिएगा, ये आप कोट भी कर सकते हैं अपने जीएस के पेपर में। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है ये बता ही दिया आपको। अक्टूबर वाला आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया, ये सारा कुछ वहाँ पर डिस्कस किया गया है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच देयर। ये सेम चीज़ रिपीट होगा, लिली थॉमस केस है, सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8 सब क्लॉज 3। ठीक है, और सब क्लॉज 4 वाला जो बात था जो 3 महीने के लिए दिया गया, ये सब वहाँ पर डिस्कस किए। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। इलेक्टोरल फंडिंग पे क्या बात है, तो सुप्रीम कोर्ट, ये तो न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि सबमिट डेटा ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड होता यही है, इकॉनमी में भी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई आपको कोई काम करना, बिजनेस करना, पैसा चाहिए। मेरे पास बहुत पैसा है, हम हैं, मेरा 2-3 और दोस्त यार है, बहुत पैसा हम लोग के पास। ठीक है, हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप काम करना चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, एक काम करो तुम पैसा ले लो हमसे। ठीक है, आप पैसा मांगे हमसे, हम पैसा दे दिए, लेकिन हम बोले कि सबूत क्या है, कैसे होगा, तो आप बोले कि एक काम करते हैं, हम तुमको लिखित में दे देते हैं। इसी को बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, कि भाई इतना पैसा का बॉन्ड मिला। अभी जो बॉन्ड हम आपसे खरीदे, अब इकॉनमी वाला बॉन्ड अलग हो जाता है, यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड अलग हो जाता है। इकॉनमी में जब यही चीज़ चलता है तो इंटरेस्ट के लिए चलता है, बॉन्ड प्राइस ऊपर नीचे होता है तो उससे फ़ायदा होता है, उसके लिए होता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है कि सरकार को काम करना है। ठीक है, तो सरकार बनाना है नेताओं को, तो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ना, चुनाव के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, तो जनता देगी चंदा। ठीक है, क्योंकि इस देश का शरीफ है बहुत बंदा, भले नेता करते हैं वोटों का धंधा और इसलिए मांगते हैं चंदा। ठीक है, तो अब कैसे देंगे, तो पहले क्या था, डायरेक्टली देते थे, 20,000 रुपये तक का दिया गया तो उसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं होता था, 20,000 से ऊपर होता था तो उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता था। तो बोले कि नहीं तो ब्लैक मनी चल रहा है, तो ब्लैक मनी चल रहा है, तो अरुण जेटली उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो बोले कि अब कैश डोनेशन 2,000 तक का ही रहेगा, उससे ऊपर दिया गया तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। और लेके आ गए इलेक्टोरल बॉन्ड, और इलेक्टोरल बॉन्ड में बोले कि जिसको भी पैसा देने का मन है तो सरकार को डायरेक्ट, यानी कि पॉलिटिशियंस को डायरेक्ट पैसा मत दीजिए, आप जाइए SBI का ब्रांच में, वहाँ जाके आप दीजिए पैसा और बदले में मिलेगा आपको बॉन्ड। आप बॉन्ड खरीद लिए, अब बॉन्ड लेके आप जाइए और उस बॉन्ड को क्या कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी को आप दे दीजिए जाके। अब वो पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को लेके जाएगा SBI के पास और बदले में इसको मिलेगा पैसा। मतलब वही कान को घुमा फिरा के छू दिए। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, हुआ ये कि किसने कितना पैसा किसको दिया ये नहीं पता चल रहा है, इसको रखा गया एनोनिमस। अब बॉन्ड आप चाहे 10 करोड़ का या 100 करोड़ का या 1,000 करोड़ का खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था, 20,000 से ऊपर वाला बताना पड़ता था, अब क्या है कि 20 करोड़ भी है, 20,000 करोड़ भी दे दे तो नहीं बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये रास नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल इंटरवेंशन करता है, अपना एक्टिविज्म दिखाता है। अब बोलता है SBI को कि भाई तुम बताओ तो कौन कौन कितना कितना पैसा दिया है। ठीक है, तो यही वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो चर्चा में है। अब देख लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। इंटरेस्ट फ्री है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। वही आपको पता है कि यही इकॉनमी में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आप लेके जाइए, उसको यूज़ कीजिए। अथोराइज्ड ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कोई बैंक नहीं। ठीक है, यूनियन बजट 2017-18 में पास हुआ था, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में मिलता है। KYC कंप्लाइंट अकाउंट में ही किया जा सकता है, कोई कैप नहीं है। आप एज ए कंपनी या एज ए इंडिविजुअल पर्सन जितना मन उतना खरीद लीजिए। आपका कंपनी घाटे में चल रहा है, चुल्ले में चल गया, फिर भी आप बॉन्ड खरीद के और दे दीजिए। ये तो है ट्रांसपेरेंसी आया था इलेक्टोरल बॉन्ड से। ठीक।
ठीक है। द आइडेंटिटी ऑफ डोनर रिमेन कॉन्फिडेंशियल, उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं किया जाएगा। तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड का कहानी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्वेश्चन कर दी और कटघरे में लेके आ गई। अब आज ये नेशनल पार्टी स्टेटस, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस मिला और इसलिए ये चीज़ चर्चा में है, और लक्ष्मीकांत में भी, और हमेशा चर्चा में रहता ही है ये चीज़, तो ये भी पूछा ही जाएगा कभी ना कभी। ये किस चीज़ से रूल किया जाता है, तो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 है, इसी से नेशनल पार्टी स्टेटस मिलता है, इसी से सिंबल मिलता है। चिराग पासवान का चर्चा से लड़ाई हुआ तो उस समय भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, इसी चीज़ के माध्यम से सब चीज़ किया जाता है। करेंटली देश में 6 ही नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी मतलब जिसका फुटप्रिंट नेशनल लेवल पे प्रेजेंट है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि वो नेशनल लेवल पे फुटप्रिंट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सा बात है कि वोट, नंबर ऑफ एमपीज, कितने स्टेट में आप कितना कारगर हैं, इस चीज़ पे होगा, एक पैरामीटर तय किया जाएगा। तो वही पैरामीटर तय किया गया है, बोला कि एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में 6% आप वोट ले आइए, लोकसभा में जो पोल हुआ है या फिर असेंबली इलेक्शन हुआ है 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में आप लड़ रहे हैं, तो टोटल जो वोटिंग हुआ उसका 6% आपको मिल जाए, ठीक है। इसके साथ ही साथ हैव एटलीस्ट 4 मेंबर इन लोकसभा, ठीक है, यानी 4% वोट मिल जाए, 6% वोट मिल जाए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी, और इसी के साथ साथ 4 एमपी भी आपके हो जाए, तो 644 वाला आंकड़ा अगर आप पार कर गए तो नेशनल पार्टी हो गए। सीट्स इन लोकसभा, अगर 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट आपके पास है तो आप हो गए नॉट लेस देन 3 स्टेट, मतलब ये जो सीट है 2% वो 3 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट से आपके पास आना चाहिए। ये नहीं कि बिहार से 2% सीट 40 सीट ले आए और बोले कि हम नेशनल पार्टी हैं, तो आप तो खाली बिहार में थे, भले 40 सीट है तो आप नेशनल पार्टी नहीं है। 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट में, ठीक है, तो क्या हो गया 2% सीट 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट में, ठीक है। मस्ट बी ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट, अगर 4 स्टेट में आप स्टेट पार्टी भी साबित हो गए, जैसे यहाँ नेशनल पार्टी के लिए पढ़ रहा है तो स्टेट पार्टी का भी क्राइटेरिया है, अगर 4 स्टेट में आप स्टेट पार्टी हैं तो फिर आप अपग्रेड होकर नेशनल पार्टी हो जाएंगे। कंट्री में अभी टोटल 6 नेशनल पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी, विच इज लेटेस्ट एडिशन इन दिस लिस्ट। बेनिफिट क्या होता है, क्यों मार्क करना है नेशनल पार्टी के स्टेटस के लिए, तो इसके लिए बेनिफिट ये है कि एक तो क्या आपका सिंबल जो है वो रिजर्व हो जाएगा। अब झाड़ू छाप जो है ना वो सिर्फ आम आदमी के लिए रिजर्व हो जाएगा, बाकी को नहीं मिलेगा। टू इट्स कैंडिडेट थ्रू आउट इंडिया ओनली 1% टू प्रपोज, जब आप चुनाव लड़ते हैं आप इंडिपेंडेंट जाइए लड़ने के लिए, ठीक है, तो आपको प्रपोजर 25 को 30 को ऐसा कुछ क्राइटेरिया आपको एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अगर आप नेशनल पार्टी हैं तो सिर्फ 1% आपके लिए प्रपोजर चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि बीजेपी है और बीजेपी से आपको टिकट मिलता है एमपी का चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर आपका प्रपोजर सिर्फ एक आदमी होगा, और अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है कि आपके प्रपोजर जो है वो मोदी जी रहेंगे, वही साइन कर देंगे कि हम इसके प्रपोजर हैं। इसके अलावा नॉन रिकॉग्नाइज या नॉन स्टेट पार्टी जो है, नॉन नेशनल पार्टी है, उनके लिए 20 स्टार कैंपेनर ही अलाउड है, लेकिन यहाँ 40 स्टार कैंपेनर है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग टाइम मिलेगा आपको रेडियो पे, टीवी पे, DD1 DD2 पे, ठीक है, कि आपका पार्टी का प्रचार हो। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, इलेक्टोरल रोल आपके फ्री में मिलेगा, तो ये सब बेनिफिट है, बट बेसिकली आपको ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। स्टार कैंपेनर, देखिए यहाँ बात हुआ तो स्टार कैंपेनर क्या होता है, स्टार कैंपेनर पे इतना जोर क्यों देते हैं, बेसिकली देखिए कैंडिडेट का जो है ना चुनाव में पूरा होता है खर्चा, अब लिमिट लगाया हुआ है, और जो कि आप कमेंट में करके बताइएगा कि कितना लिमिट है स्टेट के चुनाव में, मतलब एमएलए वाले चुनाव में कितना खर्चा का लिमिट लगाया गया है, और एमपी वाले चुनाव में कितना खर्चा का लिमिट लगाया गया है, और ये लिमिट किस लॉ के तहत लगाया जाता है, ठीक है, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब होता है, मान लीजिए कि एक्स अमाउंट ऑफ पैसा खर्चा करना है, 1 लाख खर्चा करना है, 75 लाख खर्चा करना है, अब कैंडिडेट 75 लाख खर्चा करेगा, लेकिन मान लीजिए इसमें अगर इनको ये सुविधा मिल जाए कि आप 8-10 को ऐसा प्रचारक को लेके आ रहे हैं जिसका कि खर्चा इसमें नहीं ऐड किया जाएगा, तो बोलेंगे अरे भाई तो बड़ा बढ़िया हो गया, इन लोग को लाने ले जाने सब चीज़ करने में 5-6 लाख रुपया खर्चा था, लेकिन वो इसमें ऐड होगा नहीं, है ना, तो अब हम ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए स्टार कैंपेनर जो होते हैं उनका ऐड नहीं होता है पोल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, नॉट बी काउंटेड एज एक्सपेंडिचर बाय द कैंडिडेट, ये हो जाता है फ़ायदा। तो स्टार कैंपेनर बना के लोगों को ला के आप करा लीजिए प्रचार, और उसका खर्चा भी नहीं ऐड होगा, तो 70 लाख मान लीजिए लिमिट है, अब प्लस ये 5 लाख, तो इफेक्टिवली आप 75 लाख खर्चा कर पाएंगे। अगर ये काउंट हो जाता तो फिर तो आपको 70 ही करना पड़ता, तो आप बाकी में 65 करते और स्टार में 5 करते, है कि नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे
फ़ायदा हो जाता है। फ्रीबीज़ क्या होता है? जो फ्री में बांटा जाता है, बिना मतलब का बांटा जाता है, इर्रेशनली बांटा जाता है। पिछले 2-3 साल से बहुत चर्चा में है, ठीक है, कि चुनाव के समय वॉशिंग मशीन, टीवी, ये वो, पैसा, दारू, पाउच, कंचन छाप सब दे दिया जाता है कि हमको वोट दे दीजिएगा। 2000 फ्रीबीज़ जिसका कि कोई रैशनैलिटी नहीं है। सब्सिडी देना वो अलग चीज़ है, वेलफेयर स्टेट है हमारा, सब्सिडी मिलेगा। बट फ्रीबी क्या होता है? जिसके पीछे कोई रैशन नहीं है, इर्रेशनल चीज़ है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेंडिंग मोर देन मैक्सिमम लिमिट इज अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है। सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इस वी प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन का है। वो मतलब कि जैसे इलेक्टोरल लिटरेसी के लिए और इलेक्शन के समय लोगों को बूथ तक लाने के लिए इस तरह का बहुत सारा स्कीम इलेक्शन कमीशन जो है लेके चलती। इनकोर भी इन्हीं का है। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनको ये ऐप एक तरह से आप कह सकते हैं कि बना के दिया गया है सॉफ्टवेयर, सब चीज़ों को डिजिटाइज करने के लिए, टैबुलेट कर लेते हैं डिजिटल फॉर्म में ताकि काम करने में आसानी हो। तो इनकोर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही ये है। वीवीपीएटी के बारे में जानते ही हैं कि आप वोट देंगे तो 7 सेकंड के लिए जो है ना वेरीफाई करने के लिए वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है कि 7 सेकंड के लिए आपको एक प्रिंटेड स्लिप दिखेगा और उसमें फिर आप देख लेंगे कि आपने जिसको वोट दिया उसी को गया है कि नहीं गया है। ये लेटेस्ट एडिशन है। इलेक्टोरल रिफॉर्म में जब इस सवाल आया ना, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में आया तो आपको क्या बताया कि मेंस का आंसर जब हम करते हैं, मान लीजिए इलेक्शन रिफॉर्म पे सवाल आ गया, तो इलेक्शन रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? पहले तो इंट्रोड्यूस कर दिए, अब आप सोचेंगे कैसे कैसे रिफॉर्म करना। तो बस फ्रेमवर्क की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन में रिफॉर्म लाना है, तो इलेक्शन में क्या क्या होता है। इलेक्शन में सबसे पहले तो इलेक्शन करवाने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यानी कि इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन है तो इसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म होगा, जो हमने पीछे पढ़ा भी, अभी लेटेस्ट रिफॉर्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इलेक्शन लड़ने वाला चाहिए कैंडिडेट, तो उसको लेके कोई रिफॉर्म होना चाहिए कि भाई तुम्हारा क्रिमिनल कोई चार्जेज है तो वो आप डिस्क्लोज करो। फिर यहाँ पे कोई केस अगर उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है तो वो यहाँ पे कोर्ट करेंगे, ठीक है। फ्रेमवर्क हम देख रहे हैं, इलेक्शन का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो गया, ये रिफॉर्म हो गया। इसके बाद क्या है? कैसे करवाया जाता है, फंक्शन कैसे करते हैं, तो उस फंक्शन को रिफॉर्म करेंगे। इलेक्शन कैसे कराया जाता है? पहले बैलेट से कराया जाता था, फिर ईवीएम आ गया, है ना। ईवीएम के बाद लेटेस्ट एडिशन वीवीपीएटी हो गया। तो ये सब चीज़ें होंगी इलेक्टोरल रिफॉर्म में। और क्या करेंगे? तो वर्ल्ड लेवल का इलेक्शन हो रहा है तो उससे सीखेंगे। और क्या करेंगे? तो भाई हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम है, तो उसके जगह हाइब्रिड का डिमांड चल रहा है तो वो करेंगे। उसके बाद क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का बात चल रहा है तो उस पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो इस तरह से 360 डिग्री में जाके सोचेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या है, कैसे करना है। लेटेस्ट एडिशन वीवीपीएटी है, वहाँ से ये सारा चीज़ क्लिक किया कि ये आपसे डिस्कस कर लें। मेंस का आंसर इसी तरह से लिखा जाता है भाई। अगर आप डे 1 से मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ माय फ्रेंड, अगर आपका पीछे से कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छे स्कूल से आप नहीं पढ़े हैं, एकेडमिक आपका अच्छा नहीं है, तो दिस इज़ हार्ड रियलिटी। अगर आप एक्सेप्शनल नहीं हैं, एक्सेप्शनल केसेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, जनरल केस की बात कर रहे हैं, कि फिर आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा खराब। आंसर राइटिंग अगर आपको सीखना है तो आंसर राइटिंग के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। जैसे पहले मिट्टी कोड़ा जाता है, उसमें बीज लगाया जाता है, धीरे धीरे पानी दिया जाता है, फिर वो अंकुरित होता है, बाहर निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होते तब जाके पेड़ बनता है। ऐसा नहीं कि पेड़ उखाड़ के लाया और कहीं से कहीं लाके लगा दिए, वो चीज़ नहीं होगा। तो आंसर राइटिंग के लिए पहले अपना माइंडसेट फ्रेमवर्क बनाइए और इस पे हम लोग बेहतर और विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बीपीएससी बेसिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी वीडियोस को देखिए और जल्दी ही एक टेलीग्राम चैनल हम लोग बनाएंगे जिस पे कि हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और इस तरह की चीज़ का मतलब जूम सेशन वगैरह करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि तैयारी को कैसे करना चाहिए। पढ़ना तो है ही यार, पढ़ाई तो कर ही लेते हैं, कंटेंट तो आपके पास है ही, नोट्स भी आपके पास है, मटेरियल भी आपके पास है, बट उस मटेरियल के समंदर से चीज़ों को पिक करना, सही चीज़ तक पहुंचना, सही चीज़ को पढ़ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। पानी के अंदर देखिए मछली के खाने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, तो दूर से जब मछली देखता है ना तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा सा केचुआ ही है, उसको जाके खा लेंगे, लेकिन जब मुँह में ले लेता है तब पता चलता है कि अरे इसमें तो कांटा भी था, फंस जाता है और उसके बाद मछली का क्या हाल होता है वो तो आपको पता ही है। तो वो वाला मछली नहीं बनना है, ठीक है। और उसके लिए आपको ये स्मार्टनेस अपने अंदर लाना होगा कि आप पिक कर सकें कि कौन सा चीज़ आपके लिए रेलिवेंट है, कौन सा ज़रूरी है और कौन आपके टाइम को किल करेगा मछली की तरह। थैंक यू वेरी मच।